मेहनत लहानपणापासून बघितली होती तर ती करत होतो. पण सुरुवातीला माझ्या काकांसोबत मी भाजी विकायला गेलो. सुट्ट्यांच्या दिवसांमध्ये सकाळी उठून पेपर वाटायचे. ₹60 महिना मिळायचा. वडिलांनी मला सायकोदा आता आठवतं सोमवार शाळेमध्ये घेऊन गेले. मात्र तिथे ₹100 फीस होती आणि वडिलांचा पगार ₹200. बैलपोळा जो असतो आपला, तेव्हा आम्ही बैलपोळ्याला घेऊन जास्तीत जास्त घरांपर्यंत जाऊन ₹1-1 कसा जमा होईल ह्याच्यामध्ये असायचो की ते ₹10 आले तर गणपतीचा खर्च निघेल बा. मित्रांनी सुचवलं की चल इथं चहाचं दुकान लावू, खूप बाहेरचे लोक आलेत, चांगला बिझनेस होऊन जाईल. तर त्या वेळेला माझ्या माइंडमध्ये बिझनेस माइंड आलं, म्हणजे विचार आला की बिझनेस करायला पाहिजे. की VCRचं वजन खूप असायचं आणि त्या क्रॉस बेल्टमध्ये इथली माझी नजर केबल TV इंट्रोड्यूस झालं. तर प्रथम काम मी सुरुवात केलं केबल इंडस्ट्रीमध्ये येऊन. ते चॅनल चॉईस नावाचं शॉप होतं त्रिमूर्ती नगरला. तिथून माझी सुरुवात झाली. ₹500 महीने. केबल का ज़माना अभी OTT पे चले गया है, अभी इंटरनेट प्लेटफॉर्म आ गए और हम 100 कनेक्शन से 2000 कनेक्शन पे आ गए. इसके लिए सबसे ज़्यादा मदत हुई कोरोना की. एक मीटिंग झाली. स्टार प्रवाहमध्ये जे पात्र आहेत ते आलेत. तुलीमध्ये कॉकटेल पार्टी होती आणि त्या पार्टीमध्ये शर्टाचं बटन तुटलं. तेव्हा मला अनकम्फर्टेबल की यार मैं 32 और 34 में हूँ, 32-33 में, और हीरो 33 वो हीरो आहे, मैं विलन. बेस्ट 44 होती माझी. आणि जेव्हा पहिल्या दिवशी बघितलं तिथे त्यांनी आम्हाला ग्रीन टी आणि त्यांचं लिक्विड फॉर्ममध्ये न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट दिला. आणि मी तिथे अनुभव बघितले लोकांची. काही लोक तिथे येतात आहे आणि त्यांचं वजन कमी झालेलं आहे. तो बोले नितिन हमारे जम्मू में आइए, वहाँ लोगों की बहुत सेहत ख़राब है. तो हम जम्मू पहुँचे. अब क्या हुआ कि ये काम के साथ जम्मू में भी काम शुरू हो गया. काम बहुत बढ़ गया. 16 में बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ. उसी दौरान मैं इंडिया से इंटरनेशनल ट्रैवल किया. अगर आप साउथ जा रहे हो तो वहीं का खाओ, नॉर्थ जा रहे हो नॉर्थ का ही खाना खाओ. वहाँ जो बनता है वहाँ जाके आप महाराष्ट्र का भाकर मत मांगो वहाँ जाके. नितीनजी, सगळ्यात पहिले तुम्ही तुमची एक जर्नी जी आहे फ्रॉम द बिगिनिंग टू आतापर्यंतची, तर त्या स्टोरी लाईनमधून आम्हाला असं घेऊन जा. बरं. आता प्रवास म्हटला की जन्म माझा एक मिडल क्लास फॅमिलीमध्ये, लोअर मिडल क्लास फॅमिलीमध्ये झाला. तो गोपाळनगरला माझा जन्म झाला आणि गोपाळनगरमध्ये आम्ही एका किरायाच्या घरामध्ये राहायचो आणि वडील माझे एका कपड्याच्या दुकानामध्ये काम करायचे. मला जे आठवतं थोडं बहुत, तर वडील जादूचे प्रयोग आणि शक्तीचे प्रयोग पण करायचे. कारण की त्यावेळेला नोकरीच्या भरोश्यावर तेवढं काही होत नव्हतं. आणि जे मला आठवतं की वयाच्या 3री किंवा 4थ्या वर्गापासून मी कामाला सुरुवात केली. कारण की परिस्थिती नव्हती. माझी आजी लोकांच्या घरी भांडे आणि कामं करायची. त्याच्यामध्ये आम्हाला काही गरज असायची तर आजी आमची पूर्तता करायची. कारण की ती ज्या घरात कामाला जायची तिथून काही ना काही आमच्यासाठी ते पूर्ण करून घेत होती किंवा त्यांना मागून जे व्हॉटेवर त्यांनी त्यावेळेला जे काही केलं. मात्र मला आठवतं की दिवाळी आमच्या घरची नाही दुसऱ्यांच्या घरून आलेल्या खाद्यावर होत होती. अशा परिस्थितीतून जेव्हा आम्ही पुढे आलो आणि मेहनत लहानपणापासून बघितली होती तर ती करत होतो. आणि त्या करण्याच्या प्रवासामध्ये सुरुवातीला माझ्या काकांसोबत मी भाजी विकायला गेलो. मला आता जे आठवतं, मग 5व्या वर्गामध्ये असताना सुट्ट्यांच्या दिवसांमध्ये सकाळी उठून पेपर वाटायचे. ₹60 महिना मिळायचा. ₹60 त्यावेळेला खूप मोठी गोष्ट व्हायची. पेपर वाटणे, संध्याकाळला दूध वाटणे, या प्रकारचे काही ना काही कामं करत राहायचो. आणि या प्रोसेसमध्ये शाळा आणि ह्या, तर मला आताही आठवतं की जेव्हा मी KG 1ला होतो, 500 पैकी 489 मार्क मिळाले होते. इज अ हायेस्ट मार्क. मग त्यानंतर परिस्थिती नव्हती. KG 1 नंतर वडिलांनी मला सायकोदा आता आठवतं सोमवार शाळेमध्ये घेऊन गेले. मात्र तिथे ₹100 फीस होती आणि वडिलांचा पगार ₹200. तर ते माझं ॲडमिशन काही झालं नाही. तर मग आई मला घेऊ फिरायची. पहिले कार्बन शाळेमध्ये गेलो. तिथे त्यांनी ते कानाला हात लावून बघायचा प्रयत्न केला, कान पुरले नाही, तर त्यांनी मला ॲडमिशन नाही दिली. मग महाराष्ट्र विद्या मंदिर गोपालनगरमध्ये मॅडम आहे हिमांजू म्हणून, त्यांनी मला ॲडमिशन दिली आणि तिथून माझी ती जर्नी सुरू झाली. इंग्लिश कॉन्व्हेंटमधून मी आता मराठी मीडियममध्ये आलो. आणि शाळेमध्ये पहिल्या 5व्या वर्गामध्ये मी पहिल्या नंबरनी पास झालो. मग त्यानंतर मी 3ऱ्या नंबरनी असं करता करता युजली मी बॅक येत गेलो अभ्यासामधून. आणि त्या प्रोसेसमध्ये माझी कामं वाढून गेले. कारण की सकाळी उठून पेपर वाटणे आणि मग सकाळी शाळेला जाणे, हॅट्रिक होता आणि शाळेमध्ये झोप यायची मला. हळूहळू, कारण की पैसा गरज होती माझ्या एज्युकेशनपेक्षा, कारण की घरची परिस्थिती तेवढी नव्हती. काही पण लागलं तर आम्हाला मागणं करावं लागलं.
पोळ्यामध्ये जास्त म्हणजे बैलपोळा जो असतो आपला, तेव्हा आम्ही बैलपोळ्याला घेऊन जास्तीत जास्त घरांपर्यंत जाऊन एक रुपया कसा जमा होईल ह्याच्यामध्ये असायचो की ते 10 रुपयामध्ये आल्यानंतर गणपतीचा खर्च निघेल बा, याप्रमाणे माइंडसेट होता. आणि या प्रोसेसमध्ये काम करता करता 9वा वर्ग 10वीमध्ये मला आताही आठवतं की मला इलेक्ट्रिकलचं खूप शौक होता. म्हणजे प्रॅक्टिकलसाठी शाळेमध्ये लॅब असायच्या, काही कार्यक्रम असायचा, मी तिथे सहभाग खूप घेत होतो. तर आवड होती. तर 10वीमध्ये आल्यानंतर त्यावेळेला व्होकेशनल सब्जेक्ट म्हणून इलेक्ट्रॉनिक्सचा सब्जेक्ट घेतला. 10वीमध्ये पण मी फेल झालो, कारण की त्यावेळेला 9व्या वर्गाच्या एंडिंगमध्ये 10व्याच्या सुरुवातीमध्ये वडिलांना काही हेल्थ चॅलेंजेस झाले आणि ते इतके सिव्हिअर झाले आणि मग त्यांना कामगार हॉस्पिटलतर्फे रेफर करण्यात आलं मुंबईला, की बाबा तुम्ही तिथे जाऊन चेकअप करा. आणि त्यावेळेला आपल्या इथे नागपूरमध्ये असे काही फॅसिलिटीज नव्हत्या. तर तिथे गेल्यानंतर ते जेव्हा तिथे चालले गेले तर इथे आम्ही एकटे पडलो. आई आणि बाबा दोघेही मुंबईला गेले आणि तिथे पण त्यांना एका व्यक्तीने खूप मदत केली आहे. ती नेक्स्ट स्टोरी आहे. मात्र इथे जेव्हा आम्ही आजी कामाला यायची, मी आणि माझा लहान भाऊ, तर अशा काळाला आमचे पण खाण्यापिण्याचे वांदे झाले होते. कारण की आजी तिकडे, आई आणि वडिलांचा पगार बंद, वडिलांचा पगार बंद. आणि त्याच वेळेला जेव्हा ही कंडिशन आली तर मला मित्रांनी सुचवलं की त्यावेळेला गायत्री यज्ञ राहिलं होतं, जिथे आज नागपूरमधला IT पॅलेस एरिया तयार झालेला आहे, IT पार्क. तिथे 1991-90च्या सुमारामध्ये गायत्री महायज्ञ भरलेला होता आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात होतं. तर त्यावेळेला मित्रांनी सुचवलं की चल इथं चहाचं दुकान लावू, खूप बाहेरचे लोक आले आहेत, चांगला बिझनेस होऊन जाईल. तर त्यावेळेला माझ्या माइंडमध्ये बिझनेस माइंड आला, म्हणजे विचार आला की बिझनेस करायला पाहिजे. आणि धन्यवाद त्या मुलाचा की माझ्या मित्राचा, ज्यांनी मला उचकवलं किंवा असा कुछ कर सकते आहे. आणि त्याला मदत माझ्या काकूने केली. माझे आत्या भाऊ होता, त्याच्या बायकोनी मला ग्लास अरेंज करून दिले, कोणी काही ना काही लोकांनी मटेरियल अरेंज करून आम्ही ती चहाची दुकान सुरवली. त्यावेळेला पहिल्या दिवशी मला 1500 रुपये मी एका दमात बघितले, कारण की चहा विकून 1500 रुपये आलेत. कारण की जे मी जेव्हा 500-600 रुपये पहिल्या दिवशी 500-600 महिन्यांनी काम करत होतो आणि इथे एका दिवसाला 1500 रुपये आले. प्रॉफिट काढले, सर्व गेल्यानंतर मला 1000 रुपये प्रॉफिट उरला होता. तर मी त्याला केलं. मात्र ते सकाळी 3 वाजता उठून 4 वाजता दुकान लावणे आणि सकाळला 7 वाजता शाळेत जाणं, इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट टास्क होता माझ्यासाठी. मात्र तो जो गायत्री महायज्ञ ते 4-5 दिवसाचं होतं. मग तिथे पण ते साधू संत बाहेरचे खूप सारे लोक आले होते. तर त्यांनी मला एक प्रज्ञा चाय म्हणून दिली होती, जी आयुर्वेदिक चहा, तो हमारे लिए बना के दो. तो त्यांनी पण असं काही ना काही नवीन गोष्टी सांगितल्या. आणि मग तिथून मग ते म्हणजे गायत्री यज्ञ संपल्यानंतर मला वॉन्डअप करावं लागलं आणि वापस लाईफ बॅक टू पवेलियन तसं सुरू झालं. त्या 10व्या वर्गाच्या प्रोसेसमध्ये मी फेल झालो आणि मग मित्रांच्याद्वारेच CTO ऑफिसमधून ते टेलिफोनचे कनेक्शनचं काम करायचे, तसे काही ना काही कामं करत राहिलो. आणि त्याच प्रोसेसमध्ये त्यावेळेला VCR आणि TV खूप भाड्याने चालायचं. बरोबर. TV VCRचा खूप क्रेज होता. कलर TV 40 रुपये भाड्याने, VCR 40 रुपये भाड्याने आणि कॅसेटच्या मागे 20-20, 10-10 रुपये रेंट. या अशा प्रकारे एका घरी अगर लावायला गेलो आपण तर 100-125 रुपये मिळायचे. आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला त्यावेळेला केबल हा प्रकार नव्हता. तर लोक 12-12 तास पिक्चर बघायचे, एका वेळेला 4-4 पिक्चर. तर त्याच प्रोसेसमध्ये हेही काम मी करत होतो, लोकांच्या घरी घरी नेऊन लावणे. त्याच्यामुळे मला 20-30 रुपये पर एका सेटच्या मागे मिळायचे. म्हणजे येऊन लावून दिलं आपल्याला तर मला अगर भाडं 40 रुपये तो तुम्हाला 35 रुपयात द्यायचा. 5 रुपये मला VCRमध्ये, 5 रुपये TV मध्ये आणि कॅसेटच्या मागे, असं 20-25 रुपये मला बेनिफिट व्हायचं. त्या 25 रुपयाला पर डेच्या हिशोबाने आपलं शाळाही चालते आणि आपलं कामही चालेल. या प्रोसेसमध्ये मी पुढे गेलो आणि हळूहळू काही ना काही करत राहिलो. मग त्या प्रोसेसमध्ये पण मला एक त्रास झाला की VCRचं वजन खूप असायचं आणि त्या क्रॉस बेल्टमध्ये इथली माझी नस दबून गेली होती आणि त्याच्यामुळे मला स्पॉन्डिलायसिसचा त्रास झाला. माझा एक पाय खूप मोठा व्हायचा. बायोप्सी करण्यात आली, खूपदा पायातून पस काढण्यात येत होतं. मात्र त्याचं काही सोल्युशन मिळालं नाही. मग डॉक्टरने एकदा त्याला फाडलं आणि म्हणे आता कॅन्सर असू शकतं, कारण की त्यावेळेला आमच्या घरी बकऱ्या पण होत्या. तर पाळीव प्राण्यांमुळे काही ना काही तत्त्व जर शरीरात गेलं तर असं काही होऊ शकतं, असं त्याचं डॉक्टरचं ओपिनियन होतं. मग तेव्हा काही असं काही झालं नाही. मग लाईफ याच प्रकारे चालत राहिली आणि त्याच प्रोसेसमध्ये केबल TV इंट्रोड्यूस झालं. तर प्रथम काम मी सुरुवात केलं केबल इंडस्ट्रीमध्ये येऊन. ते चॅनल चॉईस नावाचं शॉप होतं त्रिमूर्ती नगरला, तिथून माझी सुरुवात झाली.
500 रुपये महिन्या आणि मग शाळा आणि ते असं करता करता मी मग या इंडस्ट्रीमध्ये माझं पदार्पण झालं. म्हणजे मी मग अभ्यासाकडे दुर्लक्ष, मग 10वीचं कसं तरी काढली, 11वीत ॲडमिशन घेतली आणि तिथे सरांना म्हटलं की मी रोज येऊ शकत नाही. कारण की मला कामं असतात. मी सकाळी 8ला कामाला जायचो आणि रात्री 8ला यायचो. याप्रमाणे माझी स्थिती होती. फक्त तोंड दाखवायसाठी कॉलेजला जाणे. 11वीत ॲडमिशन गेली, ते प्रमोशन करून त्यांनी मला 12वीत टाकलं. 12वीनंतर मी समोर काही गेलोच नाही. या प्रोसेसमध्ये जीवनामध्ये भरपूर लोक आलेत. कारण केबलचं काम करता करता मग लोकांना कामाचे बरे दिसले, तर मग एकाने दुसऱ्याने इन्व्हाइट केलं की माझ्याकडे काम आलेत. मग त्याला वाटलं की हा मुलगा चांगला आहे. तर पहिले मी मंथली बेसवर काम करायचो. मग जेव्हा मंथली बेसवर करायचो दुसरे मला बोलवायचे. मग त्यांनी म्हटलं की तू मेरे ऐसा काम नहीं कर सकता, आपको मेरे यहाँ से छोड़ना पडेगा. त्यांनी मला 600 रुपये महिन्याने कामावर ठेवलं आणि 700 रुपये दिले. आणि त्याच्यानंतर त्याला माहीत पडलं की याला दुसरे लोक बोलवत आहे आणि दुसरीकडे जाऊन येतो आहे. तो बोले नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप, कि आप मेरे कॉम्पिटिटर की तरह और किसी के पास आप जा नहीं सकते, आपको एक ही जगह करना पड़ेगा. आप नहीं आना करके केबल कनेक्शनचं काम त्यावेळेला. मग त्यांनी मला थांबवून दिलं. मला ठीक आहे, काही हरकत नाही. मग मी पार्ट टाईममध्ये लोकांकडे काम करायला सुरुवात केली. तर मी एका महिन्याला म्हणजे पर डे 4 लोकांकडे काम करून मग मला माहीत पडलं की आता जी मी 4 एका जागेवरून 700 कमवतो आहे, 4 लागी मी 2-2 तास अगर काम करतो आहे तर मी 1000-2000 कमवतो आहे. तर याप्रमाणे माझी बिझनेसची सुरुवात झाली. तर मग सर्वांना मी 2-2 तास देऊन त्यांचे कामं पूर्ण करून द्यायचे. सकाळी पेपर वाटणे, 8 ते 10 दुसरीकडे, 10 ते 1 दुसरीकडे, संध्याकाळी 4 ते 7 असं करून मी कामाची स्पीड वाढवली आणि लोकांना सर्व्हिसेस द्यायला जितके पण ऑपरेटर्स होते त्यांना मदत केली. फ्रीलान्सिंग बस त्यांना काम करायचं आणि ते 600 रुपये मला 4 जागून मिळायचे ना. आता जिथे मी एका जागी दिवसभर देऊन मला 700 मिळायचे, इथे 2-2 तास देऊन मला 600 मिळत होते. तर माझं एक्सपान्शन वाढलं. कामाची स्पीड बघून तेव्हा सिटी केबल जस्ट लॉन्च झाला नागपूरमध्ये. मग तिथे जे टेक्निशियन होते त्यांच्या लक्षात आलं की हा पोरगा खूप चांगला ऑपरेटरकडे 2-4 जागी काम करतो. मग त्यांनी मला ॲज अ एम्प्लॉय म्हणून मी माझं पदार्पण झालं सिटी केबलमध्ये 97मध्ये. मग त्यांनी सिटी केबलमधून मला जीची ऑफर आली की त्यांनी काम बघितलं. मला एज्युकेशन नाही, काम अच्छा करते, बोला आप आ जाओ मुंबई आ जाओ. तर मला सॅलरी लागली फर्स्ट जॉब 2000 रुपीजने सिटी केबलमध्ये लागलं. तेव्हा पहिलं बँक अकाउंट ओपन केलं आणि मग तिथे जेव्हा जीचे काही लोक आले नागपूरला सर्वे करायला, तर तिथल्या जीचा एका जो फायनान्शियल कोऑर्डिनेटर होता जोशी म्हणून, तो एक काम कर म्हणून मुंबईला ये म्हणे, तुला 15,000 सॅलरी देतो. मग तर घरचे म्हणे काळ कुठे सोडून चालला आहे, त्याच्यापेक्षा राहू दे तू, आपलं 2-4 हजारच बरी आहे. कारण की ब्रॉड माइंडसेट नव्हतं. मग मी ते 2-4 हजारावर थांबलो. मग 2,000चे मग तिथे पण मी म्हणजे कंपनीमध्ये जॉब तिथे 11 ते 7 पर्यंत होतं. मग तेव्हा पण मी पार्ट टाईम काम करायचो. म्हणजे सकाळी 7 ते 10 आणि 11 ते ऑफिस. सिटी केबलमध्ये लागल्यावर पार्ट टाईम कामं सुरूच ठेवले. कारण की तिथे 2 मिळाले, इकडे 700-800 पण मिळायचे ना. आणि सुट्टीच्या दिवशी पण बाहेर कामं करायचे, सुट्टीच्या दिवशी पण दुसऱ्याचे कामं करून द्यायचे याप्रमाणे. आणि मग तिथूनच आयडिया आली की आपण आपलं स्वतःचंही करायला पाहिजे. तर तेव्हा मी गोपाळनगरला राहून मी खापरीमध्ये एक डिश घेऊन सुरुवात केली. आणि डिश घेऊन सुरू केली. ज्या दिवशी इन्स्टॉलेशन केलं त्या दिवशी तृप्तीचे जे आहेत ओनर देवधर्स, अमित देवधर्स म्हणून आहे, त्यांनी पण सुरुवात केली केबल टी व्हीची त्याच गावात. आता एकाच गावात 2 लोक, मी जे सुरू करत आहे आणि तो मोठा माणूस बाबा देवधर्स त्यावेळेला खूप मोठा डिश म्हणजे त्यावेळेला एक घरावर डिश लागत होती आणि पूर्ण सेटअप तयार करून त्या एरियामध्ये केबल कनेक्शन वाटण्याचं कन्सेप्ट होता. आता तो कन्सेप्ट बंद झाला. आता सेंट्रलाइज कंट्रोल झाले. तेव्हा हर जागी छोटे छोटे कंट्रोल रूम असायचे. हर गावांमध्ये, खेड्यांमध्ये काही किलोमीटर लोकांनी आपापला सेटअप लावून ते केबल टी व्हीला जे डिशवरून घ्यायचं आणि वायरच्या थ्रू लोकांच्या घरापर्यंत कनेक्शन पुरवायचे. व्हाईट कलरची मोठी छत्री असायची. हां, तीच हां, डिश अँटिना लावायचा. मग त्या अँटिनामधून ते सॅटेलाईटच आहेत, त्या पर्टिक्युलर सॅटेलाईटमधून चॅनल रिसीव्ह करायचे, रिसिव्हरला एकत्रित करून लोकांपर्यंत डिस्ट्रीब्युशन करायचं. ते अशा प्रकारचे कामं होते. तर इथे नॉलेज वाढत गेलं आणि मग मी छोटं इन्व्हेस्टमेंट करू. मग तिथे पण लोकांची मदत मिळाली, खूप लोकांची. आता माझ्याकडे पडलेलं आहे बाबा, कारण की लोक अपग्रेड करायचे, जुनं सोडून द्यायचे. मग ते जुनं सामान अटॅच करू मी माझा स्वतःचा बिझनेस सुरू केला. मग जेव्हा ती सुरुवात केली आणि तेव्हा माहीत पडलं की त्या मोठ्या माणसांनी पण सुरुवात केली आहे. मग ते मी इकडे बिझनेस सुरू केला आणि 10,000 त्याला विकलं. कारण की म्हटलं एवढ्या माणसाचं आपण कॉम्पिटिशन करू शकत नाही, कारण की आपल्याकडे फायनान्शियल कोणीच नव्हतं.
तर ती खापरीमध्ये सुरुवात केली आणि त्याला बंद केलं. मग त्याचाच सेटअप मीच तयार करून दिला की तूच कर बा, का 2 व्यक्ती एका जागी काम करण्यापेक्षा एक कोणी पण चांगलं करा. त्याने त्या पैशासाठी मला खूप त्रास दिला. जे 10,000 त्याला मी माझं सेटअप विकलं होतं, त्यासाठी तो मला धंतोलीच्या निडोज बारमध्ये बोलायचा. रात्री 8-8 वाजता 9-9 वाजता थांबवून ठेवायचा. मी सायकलनी गोपालनगर ते खापरीपासून निडोज बार म्हणजे बँक ऑफ महाराष्ट्राजवळ जे आहे बर्डीमध्ये ट्रॅव्हलिंग करायचो. त्या पैसे द्यायला त्यांनी 6 महिने लावले. अच्छा. मग ते मात्र माझं फोकस होतं खापरीमध्ये करायचं आहे. माझं राहणं गोपाळनगरला होतं. मग याच प्रकारे मग दिवस निघत गेले आणि मग आयडियाज आणि मी सामान एकत्रित करण्यात लागून गेलो की बा काही ना काही आपल्याला अगर सुरू करायचं तर काही ना काही पाहिजे. त्याच प्रोसेसमध्ये मग ज्या घरी आम्ही राहतो त्या घरमालकांनी घर विकलं म्हणे तुम्हाला तर घर सोडायचं आहे. तर नुकतंच माझ्या आत्यांनी चीजबोंडला घर बांधलं होतं. हां, तर मग आत्यांनी म्हटलं की तुम्ही आता घर हे सोडण्यापेक्षा माझं जे घर आहे तिथे तुम्ही शिफ्ट होऊन जा. मग आम्ही चीजबोंडला 1992मध्ये आलो. 1992मध्ये 90 आणि 1994मध्ये आम्ही मग इथून केबलची सुरुवात केली. तर तेव्हा सुरुवातीला 7-8 चॅनल्स असायचे, 4-5 मोजके चॅनल्स आणि त्याच्यावर टी व्हीवर पिक्चर दाखवायचे. याप्रमाणे या बिझनेसची सुरुवात झाली. मग चीजभवनपासून खापरीपर्यंत आणि त्याच गावामध्ये आज 100% माझंच कनेक्शन आहे. कारण की त्यावेळेला गोल होता की इथे काही करायचं आहे. काहीतरी वर्षानंतर आज असं आहे की या पूर्ण भागामध्ये माझंच केबल आहे. तर ते काहीतरी फोकस केला होता आणि ते कामावर आपण जिद्दीने ते करत होतो, चांगल्या प्रतीने त्याला आपण केलं. तर त्यावेळेला पण खूप लोकांनी मदत केली. इथे एक जैन स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटलच्या पुढे जैनचा बंगला आहे. त्या बंगल्यावाल्यांनी मला 25,000 रुपये दिले की माझ्या घरी लावून दे. तिथला जो सरपंच होता सोनटक्के म्हणून, त्याने पण 1,00,000 रुपये आणून दिले की माझ्या गावापर्यंत आणून द्या. तर लोकांनी मदत केली, मला भरपूर मदत आली. आणि या बिझनेसला स्टार्टअप करायला काही लोकांचं स्पेशली नाव आहे, ज्यांनी मला खूप जास्त पहिली माझी आजी, तिने आपलं बँकेचं पासबुक दिलं, जे लागते ते आणून घे. तिच्याकडून 10,000 मिळाले. माझा मामा आता या जगात नाही, मदत तेव्हा पण त्यांनी म्हटलं माझ्या सुटकेसमध्ये जे असेल तू घेऊन जा. 18,000 रोजी मदत त्यांनी केली. आणि लोककल्याण सहकारी संस्थेकडून मला त्यावेळेला त्यांनी लोन अरेंज करून दिलं, मिस्टर श्रीपद पहाडे म्हणून. तर अशा लोकांनी मला मदत केली. नितीन, काहीतरी करायसाठी काही ना काही करावं लागेल, तर लोन घेऊन टाक. तर 15-15 हजाराचे त्यावेळेला सोसायटीकडून लोन घेऊन एक 50-60 हजाराच्या अमाऊंटनी या बिझनेसची सुरुवात झाली. आणि बिझनेस करता करता आज करोडोचं टर्नओव्हर झालं आहे. म्हणजे वर्षाला 800 करोडच्या जवळपास होऊन जातं. याप्रमाणे बिझनेसची सुरुवात झाली. मग त्याच्यातच मग सिटी केबलमधून मग मी रिझाईन केलं. मग स्वतःचीच कामं करायला सुरुवात, कारण की 2,000 रुपये दिवसभर ठेवण्यापेक्षा छोटे कामं आणि लोकांना जर सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतो आहे. आणि मला जुगाड माहीत होता की कमी पैशामध्ये कसं काही मी स्वतः चालू केलं होतं की कमी पैसा आहे आणि इक्विपमेंट प्रॉपर नसतील तरी चांगली क्वालिटी आणि चांगली सर्व्हिस देऊन आपण टिकू शकतो मार्केटला. तर मला वर्धेला जायला मिळालं. तिथे रामभाऊ तळस म्हणून आहे, मग त्यांचं सेटअप करून देऊन लोकांना सेटअप करून देण्यासाठी कामं मिळायचे. सळक अर्जुनीला, म्हणजे अशा शहरामध्ये वेगवेगळ्या जागी लोक मला बोलवायचे की माझं केबलचं सुरू आहे. हां, केबलचं सुरू आहे. तर हे असं छोटे छोटे सेटअप तयार करायला सुरुवात झाली. तर मग त्याच्यात पैसे जास्त मिळायचा मला, कारण की एक सेटअप तयार करून दिला, एक डिश मोठा एंटिना तयार करायसाठी 1,000 रुपये मिळायचे. आणि त्याला काय 4 तास लागायचे अरेंज करायला. सेटअप तयार करून द्यायसाठी 2,000 मिळायचे. तर 2,000ची नोकरी करण्यापेक्षा हे कामं करणं मला सोयीस्कर वाटत होतं आणि याच्यामध्ये पैसा जास्त मिळत होता. मग त्याप्रमाणे याची हे आता काम एक्सपान्शन झालं, मोठं झालं. मग त्या मोठ्या प्रोसेसच्यामध्ये वर्टीमध्ये सनफ्लॅग आहे, ते आपलं रेल्वेचं ते पार्ट बनवतात. मग तिथे काम मिळालं 5,000 रुपये महिन्याने. म्हटलं यार 5,000 एखादं मग मिळत आहे, 10 जागी करण्यापेक्षा 5,000 एका जागी बेस्ट आहे. राहायची पण सोय करून देत होते ते लोक. मग तिथे केलं. मग तेव्हाच मला इन केबलची ऑफर आली, हिंदुजा ग्रुपची. आता तिथे पण 5,000, इथेही 5. हे नागपूरमध्ये ते वर्ठीला होतं. मग काय करायचं, मग माझ्या मित्राला म्हटलं एक काम कर, माझ्या जॉब तू ठेवून घे वर्ठीचा, तू जाणं नाही कर, तिथला बिझनेस सांभाळ, मी नागपूरला करतो. तर मग मी नागपूरला म्हणजे ट्रॅव्हलिंग कमी करून आता नागपूरमध्ये झालो. तर नागपूरमध्ये मग पुन्हा मी इन केबल हिंदुजा ग्रुपमध्ये जॉईन झालो. जीवनामध्ये फर्स्ट टाईम त्या गमत ट्रेनिंगला मला पाठवलं. अंधेरीमध्ये तुंगा हॉटेल आहे, त्या हॉटेलमध्ये 3 स्टार हॉटेलमध्ये पहिल्यांदा थांबलो. पहिल्यांदा कंपनीमुळे मी सेकंड क्लास AC मध्ये बसलो, कारण त्याच्या पहिले कधी एवढं म्हणजे
काय असतं माहितीच नाही. आपण जनरल तिकीट घेऊन नॉर्मल फेअरमध्ये जाणारे व्यक्ती होतो. त्यांनी जीवनशैली आणि एक लाईफस्टाईल दाखवली त्या कंपनीने मला. मग त्या कंपनीमध्ये येऊन इतकं जवळ काम केलं. कंपनी पूर्णपणे बंद झालेली होती नागपूरमध्ये. अच्छा. ती पूर्णपणे आम्ही 100% तिला बंद झालेली कंपनी पुन्हा सुरुवात केली. त्या कंपनीमध्ये मग कंपनीतल्या लोकांनी पण काम बघितलं की मग तिथे 5 7 7 15 ओके. 3 वर्षामध्ये त्यांनी मला 15,000पर्यंत घेऊन गेलं. आणि काम इतकं तेव्हाच ऑप्टिकल फायबर इंट्रोड्यूस झाला त्याच प्रोसेसमध्ये. ऑप्टिकल फायबर नागपूरमध्ये इनकेबल्स ही पहिली कंपनी आहे ज्यांनी फायबरमध्ये सुरुवात केली होती. आणि त्यातले त्यात आम्ही असे टेक्निशियन होतो आणि माझ्यासोबत पण आणखी 2-4 लोक होते ज्यांनी RFच्या नंतर ऑप्टिकल म्हणजे लोक कंट्रोल रूमपासून ऑप्टिकल सुरू करतात. आम्ही मधातून ऑप्टिकल सुरू केली होती. नाही कळलं नाही. म्हणजे एक सेटअप असं असतो की कंट्रोल रूमपासून एंड कस्टमरपर्यंत. बरं. तर आम्ही कंट्रोलमध्ये सुरुवात नव्हती केली कारण की अर्जंट काम होतं म्हणून आम्ही पार्ट ऑफ म्हणजे ते त्या विपरीत काम केलं. म्हणजे सुरुवातपासून एंडकडे न जाता मधातून एंडपर्यंत गेलो. मध्ये काही अडॅप्टर वगैरे वापरलं? कन्व्हर्शन सिस्टमला यूज करून ते पहिलं काम होतं जे नागपूरला रविनगरपासून वाडीला सुरुवात केली. की रविनगर ते वाडी डिस्टन्स खूप लांब होतं. तर पहिलं ऑप्टिकल नेटवर्क नागपूरमध्ये वाडीचं सुरू झालेलं आहे. ओके. म्हणजे ते झालं आहे रविनगर ते वाडी. अच्छा. मग त्या वाडीमध्ये म्हणजे तिथले जे ऑपरेटर्स होते त्यांना मल्टीनॅशनल म्हणजे मल्टिपल नेटवर्कला अटॅच करायचं होतं. त्या ऑप्टिकल फायबरने आम्ही सुरुवात केली. तर मुंबईची काही टीम आली आणि मग त्याच्यामध्ये आम्ही रिसर्च करून काय असं करता येतं बुवा. मग ते सुरुवात झाली. मग जेव्हा तिथे सुरुवात झाली तर मला ती आयडिया आली. मी माझी पण सुरुवात तिथून सुरू केली सेम. अच्छा. म्हणजे जे कन्सेप्ट कंपनीमध्ये बघायचे ते मी माझ्या नेटवर्कमध्ये अप्लाय करायचं. बरोबर. आणि मग आम्ही पण चिजभवन ते खापरी ऑप्टिकल फायबरवर आलो. अच्छा. त्याच प्रोसेसमध्ये इंटरनेट इंट्रोड्यूस झालं. कारण जेव्हा ऑप्टिकल फायबर आली त्यावेळेला लॅन केबल नेटवर्क राहायचं. लॅन नेटवर्क एक असा प्रकार होता की ज्याच्यामध्ये 100 मीटरच्या वर लोकांना इंटरनेट सर्व्हिस देता येत नव्हती. मग त्यामध्ये स्विचेस लावायचे. मग तो नेटवर्क ऑप्टिकल फायबरवर कन्व्हर्ट झाला. आणि मग इंटरनेटमध्ये आमची सुरुवात झाली. त्यावेळेला 128 kbps खूप मोठी गोष्ट राहायची. 128 kbps पासून मग 256, 512. ही कुठल्या वर्षीची गोष्ट आहे? हे 2002मध्ये 2003मध्ये इंटरनेटची सुरुवात नागपूरमध्ये सुरुवात झाली. आणि मग ही माझी रुची त्याच्यात जे नवीन आहे त्याच्यामध्ये माझी रुची दरवेळेस राहायची. आणि मी लोकांना सांगतो हे काम खूप बेस्ट आहे. येणारा दिवस फ्युचर याच्यातच राहणार आहे. आणि आज 25 वर्षानंतर बघतोय आपण की लोक केबल टी व्हीला कमी आजकाल सर्व इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवर येऊन गेलेला पूर्ण काम त्याच्यात आलेलं आहे. आणि ते करता करता मग ग्रोथ झाली. मग इंटरनेटमध्ये मी पदार्पण केलं आणि त्याला सपोर्टला ऑरेंज इन्फोकॉम नागपूरमध्ये डिसुजा म्हणून आहे. त्यांनी याची सुरुवात केली होती नागपूरमध्ये. आणखी काही लोकांनी केली होती. मग आता ते टिकून राहिले. मग त्यानंतर युसेनी सुरुवात केली. मग ते युसेन बंद झालं. मग रिस्टार्ट केलं त्यांनी पण. कारण की टेक्नॉलॉजी अपग्रेड झाली. पूर्वीची जी टेक्नॉलॉजी ती डिफरंट टाईपची टेक्नॉलॉजी. मात्र आम्ही त्या टेक्नॉलॉजी पण स्वतःला थांबवून ठेवलं या इंडस्ट्रीमध्ये. ते खूप महत्त्वाचं होतं आमच्यासाठी की कॉम्पिटिशन आणि टेक्नॉलॉजी इतकी म्हणजे दुःखद होती ती. म्हणजे लोकांना नेट कधी पण बंद झालं सुरू करायला खूप तेवढी मोठी टेक्नॉलॉजी नव्हती. आता खूप आसान झालेलं आहे. आता खूप सिम्प्लिफाय झालेलं आहे. तर त्या करता आम्ही इथपर्यंत आलो. आणि त्याच प्रोसेसमध्ये प्रकृती खराब झाली. आपण जेव्हा जीवनामध्ये काही मोठं करायचं असतो तर तेव्हा आपण आपल्या शरीराकडे लक्ष देत नाही. सेम माझ्यासोबत झालं. 2000मध्ये लग्न झालं आणि तिथे पण एक वेगळा मोड आला जीवनामध्ये. कारण की प्लस पण होतो मायनस पण होतो. 2000मध्ये जसं लग्न झालं लग्नाच्या सेकंड मंथमध्ये माहीत पडलं की बायको प्रेग्नंट आहे. आणि जेव्हा चेकअप करायला गेलं तर म्हणे इथं हार्टचा प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे लग्न होणे महिन्याभरामध्ये प्रेग्नन्सी राहणे आणि मग माहीत पडणे की आता हार्ट प्रॉब्लेम आहे. डिसेंबरमध्ये लग्न झालं. जानेवारीमध्ये माहीत पडलं असं काही आणि फरवरीमध्ये आता अबॉर्शन करावं लागेल. ही कंडिशन आली की दिस इज अ हार्ट इशू. डॉक्टर कोचरनी ECGवरूनच त्याने समजवलं की असा कुछ है आप चेक कर लो. मग आम्ही इको केलं. त्यावेळेला एकविरा हॉस्पिटल होतं नागपूरला गांधीनगरची. ते आता होकार्ट आहे. तर तेव्हा इको करण्यात आलं. इकोमध्ये पण माहीत पडलं की बा काहीतरी इश्यू आहे. फिर बजेट नसल्यामुळे आम्ही शुअरटेक हॉस्पिटलकडे गेलो.
तर तिथे पण डॉक्टर राजपूत आणि डॉक्टर अजीज खान यांच्या कन्सल्टिंगमध्ये म्हणलं की हॉल वॉल प्रॉब्लम है, वॉल बदलना पड़ेगा, आर्टिफिशियल वॉल डालना पड़ेगा, 2.5 लाख रुपये लगेंगे. पगार 5-6 हजार आणि 2.5 लाखाचा खर्च. आणि मग काही ओळखींच्या मार्फत आम्ही डॉक्टर डीनला भेटलो मेडिकलच्या. तर डीन मिसेस नायडू होत्या त्यावेळेला. त्यांनी म्हटलं की पॉसिबिलिटी नहीं, आप बच्चा अडॉप्ट करो, नहीं होगा आपको बच्चा, और अगर अलग से वॉल लगा तो और भी पॉसिबिलिटी नहीं आहे. मग थोडा दुःखद काळ आला, मात्र हिंमत ठेवली. मग अशा वेळेला कुठेतरी आपण चांगलं केलं असतं तर कुठून ना कुठून दुसरा रास्ता, वो बोलते ना काही ना काही, चाह है तो राह मिली जाएगी. और कुठं जर चांगलं केलेलं आहे तर कोणी ना कोणी मार्ग येऊनच जातो. तर अमरावतीला एक वासवाणी असं काहीतरी आडनाव वाटतं त्यांचं, त्यांनी सांगितलं की सिद्ध सायन्समध्ये जा, तिथे माहिती मिळते, ते सांगतात, ते औपचारिक करतात. मग सिद्ध सायन्स, मग कारण की आध्यात्मिक आणि सायंटिफिक दोन्हीकडे मग आम्ही वळलो. मग जेनी जसं म्हटलं तसं करायला सुरुवात केली. तर पहिल्यांदा ऑबॉर्शन करून टाकलं. मग मुलीच्या भावाला वाटलं की नाही बुवा, पहिलंच लग्न मी केलं कारण तिचे पण वडील नव्हते आणि घरचे लोक टोमणे मारायचे, बुवा असं काही झालं, तू असं फसा दिया, जे काही आहे. तर त्यांनी पण माहिती काढायला सुरुवात केली. मग डॉक्टर कडू अमरावतीचे आणि डॉक्टर अर्नेजा नागपूरला यांचं डिस्कशन झालं की नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, एक बार अपन आके वापस चेकअप करेंगे, एंजियोप्लास्टी करेंगे, एंजियोप्लास्टी करने से वो जो वॉल है वो सही हो सकता है, लीकेज है कम कर लेंगे और प्रेग्नेंसी रह सकती है. तर मग 2001मध्ये एंजियोप्लास्टी झाली आणि मग प्रेग्नेन्सी राहायचं, नॉर्मल डिलिव्हरी. 2002ला पहिलं मूल मला झालं आणि एकदम ब्युटिफुल, हा एकदम बेस्ट, म्हणजे नॉर्मल डिलिव्हरी झाली. तर डॉक्टर बी अचिंबत की इतका त्रास असून पण नॉर्मल डिलिव्हरी कशी काय. तर डॉक्टर केतकरांचा खूप मोठा मला म्हणजे सपोर्ट मिळाला त्यावेळेला आणि ती नॉर्मल डिलिव्हरी झाली. मग त्याच्यानंतर 5 वर्ष आम्ही पुन्हा डॉक्टर कन्सल्ट केलं तर दुसराही मुलगा नॉर्मल डिलिव्हरीच झाला. क्या बात है. तो लाइफ में ऐसा है कि जब कुछ अच्छा करते तो कोई ना कोई अच्छे डॉक्टर या कोई ना कोई सलाहकार या कोई व्यक्ती मिल जाता है. अब बात ये होती की हमें उसको उस समय ते ओळखता यायला पाहिजे, हा व्यक्ती खरंच. आणि मेन असतं की विश्वास. मी ज्यांनी पण जे म्हटलं त्यांच्यावर पूर्णपणे विश्वास ठेवला. मग त्याची खरं या खोटं मी फक्त विश्वास ठेवूनच काम केलं. तर ती जर्नी सोबत झाली आणि या जर्नीमध्ये जेव्हा हे सर्व झालं, सेहत खराब, सेहत पे ध्यान नहीं, क्योंकि पहले खाने को मिलता नहीं था. मग जब कंपनियों में लग गए तो सारी फैसिलिटी मिलना शुरू हो गई, घूमने की फैसिलिटी, जाने की फैसिलिटी, खाने की फैसिलिटी. भाई लेट हो रहा है तो होटल का बिल देतो. तो मैंने मुझे अभी ऐसा याद आता है की मैंने नागपूर का कोई होटल छोड़ा नहीं होगा. माझं जॉब पहिले सिटी केबलला होतं तेव्हा पण कंपनीतर्फे मिळायचं. तर सदरला सुरुवात केली तर तिथून तर मोमिनपुरापर्यंत जितके हॉटल्स आहे, आज इधर आज उधर कर उधर, असं बस बिल तो देना है ऑफिस में खाने का, भाई रात को लेट हो गया खाना खा लिया बस, तो बिल मंजूर हो जाता. तो खूप खाते थे. वही चीज़ इन केबल पे आने के बाद भी हुई की रात को पार्टीज. जब स्टार प्रवाहाची एक मीटिंग झाली, स्टार प्रवाहामध्ये जे पात्र आहेत ते आलेत. तुलीमध्ये कॉकटेल पार्टी होती आणि त्या पार्टीमध्ये शर्टाचं बटन तुटलं. तेव्हा मला अनकम्फर्टेबल की यार मैं 32 और 34 में हूँ, 32-33 में, और हीरो 33, वो हीरो यार मैं विलन क्यों दिख रहा हूँ, मेरा स्किन बहुत ज़्यादा काला हो गया था. वेस्ट 44 होती माझी. मग तेव्हा मी प्रयत्न सुरुवात केली, काही ना काही करायला पाहिजे. मात्र आपण जे काही प्रयत्न करतो सांगण्यावरून त्याला काही रिझल्ट नाही आला. 2012ला माझ्या साडभावाकडे लग्न होतं. माझ्या जवळचे कपडे मला होत नव्हते. त्यावेळेला यवतमाळमध्ये जाऊन मला त्या दिवसासाठी स्पेशल कपडे घ्यावे लागले, कारण की होत नाही आहे कपडे, इतकं वजन आणि ॲबडॉमिक ओबेसिटी वाढली होती. 14 फरवरी 2012ला मग ज्या लग्नामध्ये मला कपडे झाले नाही तेव्हा इमिडिएटली कपडे परचेस केले. मग विचारात आला की काही नाही आपल्या जीवनासाठी करायला पाहिजे. 2012ला तर काम सुरूच होतं, सर्व बढिया होतं, मात्र प्रकृती डिस्टर्ब. तेव्हा तुम्ही जॉब करत होते? हां, जॉब सुरूच होतं माझं आणि बिझनेस पण सुरू होता. दोन्ही चांगल्या लेवलवर काम चालू झालं होतं आणि महिन्याला 1-2 लाख रुपयापर्यंत पण पोहोचलो होतो त्यावेळेला त्या प्रोसेसमध्ये. जॉब आणि बिझनेस दोन्ही सोबत करताना काही प्रॉब्लेम नाही आले का? आणि माझ्या भावाचा सपोर्ट होता, मला लहान भावाचा. मी जॉब करायचो आणि बिझनेसला तयारी करून जे काही त्याला वाटायचं मी बॅकबोनमध्ये सपोर्ट करायचो, फ्रंटमध्ये तो राहायचा. आणि मग मी लायसन पण त्या नावाने तयार करून दिलं केबलचं आणि मी जॉब करायचो. सकाळचे 2-3 तास सुरुवातीला द्यायचे, ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर मग कंपनीमध्ये लागल्यानंतर मग यायची काही वेळ नव्हती, जायची वेळ होती फक्त, यायची काहीच वेळ नाही. कधी कधी आउट ऑफ नागपूर पण राहावं लागं. मात्र सकाळचा जो 2-3 तासाचा वेळ आहे, सकाळी 7 ते 10पर्यंत मी
नेटवर्कमध्ये देत होतो, स्वतःहून बघत होतो आणि बाकीचं मग त्याच्या पुढचं काम मग माझा लहान भाऊ बघायचा. कारण टेक्नॉलॉजी तिकडून माहीत होत होती आणि इकडे अप्लाय केल्या जात होतं. कारण तिथे ट्रेनिंग आणि मीटिंग्स आणि सर्व गोष्टी शिकायला मिळत होत्या आणि ते परचेस करून मग आपल्या याच्यामध्ये नॉलेज आपल्या स्वतःच्या याच्यावर अप्लाय केलं. तेच लोकांना पण वाटलं की एक्सपान्शन करायसाठी काय करायला पाहिजे. तिथे ट्रेनिंग मिळत होती आपल्याला. तर या प्रोसेसमध्ये जेव्हा शरीराकडे दुर्लक्ष झालं तर काय स्थिती होते. मग तेव्हा मला खूप लोक काय जबरदस्त ओपिनियन द्यायचे. म्हणजे ऑफिस तक तू गाड़ी से आता सायकल से क्यों नहीं आता. तर मग यहाँ से म्हणजे चिजभवनपासून धंतोलीपर्यंत सायकलने जायचो. काहीतरी वजन कमी होऊन जाईल म्हणून. मात्र जीवनशैली काय असायला पाहिजे हे कोणीच नाही सांगितलं. मात्र ते सर्व प्रोसेस केल्या आणि मी थकून गेलो होतो की आता काही होत नाही. जैसा है ऐसा ही 98 kg चाललं गेलं होतं. वेस्ट 44. फिर सोचा कि अब कुछ होता नहीं. फिर जैसा बोला लोगों ने, कोई बोलता स्विमिंग करते जा, कोई बोलता वॉकिंग करते. स्विमिंग करते थे और आते आते बड़ी यहाँ से स्विमिंग के लिए NIT गार्डन यानी गांधी अंबाझरी जाने का, वहाँ पे स्विमिंग करने का 1 घंटा, आते आते बढ़िया इडली डोसा खा के वापस आने का कि भूख लगती थी. पता कुछ नहीं था. इस तरह से जीवन शैली थी. मगर कुछ करना था करके मैं नवरात्र की उपवास शुरू किया था कि कम से कम उपवास के समय मेरा वजन कम हो जाए. मात्र त्या 10 दिवसांमध्ये पण कधी वजन कमी, उलटं 10 दिवसाला 3 किलो वजन वाढून जातं उपवासामध्ये राहून. मात्र थँक्यू त्या पोराचा. मी हल्दीराममधून मिठाई घेऊन निघालो आणि तो दिवस आता आठवतो 20 मार्च 2012 तारखेसहित. कारण की ते क्षण असे काही काही की ते तारखेचं आठवण यासाठी की मी हल्दीराममधून निघणे आणि तो एक लहान मुलगा रस्त्याने भेटले. सर आपका वजन कम करना है क्या. अच्छा. तो उसने डायरेक्ट पूछा तुम्हाला सचमुच करके देगा क्या, 5,000 इनाम दूंगा. असं मी तोंडाने म्हणून दिलं. ठीक है सर, बोले आपका नंबर दे दो. बोले कल सवेरे मिलेंगे, आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे आने का है और फ्री आहे. त्याने स्पष्ट विचारला फ्री आहे. तो ठीक आहे. मग त्यांनी मला एक दिवस फोन केला. मी काही टाळलं त्याला. मग बच्चा है बार बार बुला रहा, चल जाके देख ही लेना चाहिए भाई क्या है. तर मी गेलो 21 मार्चला आणि जेव्हा पहिल्या दिवशी बघितलं तिथे त्यांनी आम्हाला ग्रीन टी आणि त्यांचं लिक्विड फॉर्ममध्ये न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट दिला. आणि मी तिथे अनुभव बघितले लोकांचे. काही लोक तिथे येतात आहे आणि त्यांचं वजन कमी झालेलं आहे. तो जस्ट भी लिखे ट्राई करना हरकत क्या है, चेक करना चाहिए. जब इनका हुआ तो अपना भी हो सकता है. 1-2 दिवस गेलो. मग त्यांनी फीस पैसे सांगितले की बोले महीने का 10 दिन का 1,500 रुपये लगेगा. तो मला जस्ट 1,500 रुपये असे तर म्हणलं कोणी ना माणूस खर्च करतो, ट्राय करेंगे देखेंगे 1,500 रुपये. मात्र त्या 10 दिवसांमध्ये त्याच प्रोसेसमध्ये चैत्राचे नवरात्र सुरू झाले होते मार्चमध्ये. आणि मी देवीपाशी गेलो. यंदाचा उपास म्हटलं याच्यावरच राहणार, हे जे देतात ना नाश्ता याच्यावरच ठेवील मी, असं म्हणून मी ते सुरुवात केली. आणि 10 दिवसात माझं 3 किलो जेव्हा वजन कमी झालं तर मला थोडा विश्वास झाला की कुछ हो सकता है करके. आणि जुने पॅन्ट होऊ लागले. तो एक मला फरक जाणवला. मग मी 1 महिना इमानदारीने केलं. मग त्यांची फीस जास्त होती त्यावेळेला 4,500-5,000. मग 5,500 रुपये खर्च करा. मग मी मला स्वतःला मांडलं की नितिन अगर तुझे कोई शौक होता तो. फिर मैंने अपने आप को बोला कि मैं अगर बियर पीने का होता तो उस समय 150 रुपये की आती थी. होता तो आदमी खर्चा करता ही था. और सिर्फ पीने से नहीं होता, साथ में खाना भी कुछ तो खाएगा ही आदमी. ऐसा अपने आप को मैंने क्वेश्चन किया और अपने आप को उसके जवाब दिए कि अननेसेसरी चीज़ों पे हम लोग खर्चा करते, क्यों ना हेल्थ पे किया जाए. मुझे थोड़ा सा मन में ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए करके. तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, 5-7 हज़ार ही जाएंगे ना, मगर शरीर अगर अच्छा होगा तो. मग मी तिथे गेलो. महिन्याभरामध्ये माझं आणखी 7 किलो वजन कमी झालं. आणि असं करता करता मी 2 महिने काढले. 2-3 महिने मी तिथे घेत गेलो. आणि त्या 2-3 महिन्याच्या काळामध्ये मी जवळजवळ 15 किलो जेव्हा माझं वजन कमी झालं तर मला हलका वाटलं आणि माझे स्किन इम्प्रूव्ह होणं सुरुवात झाली होती. फिर मैंने उस चीज़ को समझना शुरू किया कि हेल्थ कितनी इम्पॉर्टंट है और लोग कितने परेशान है हेल्थ को लेके. काम तो करत होतो. मग मी इथून माझं टर्न झालं वेलनेस इंडस्ट्रीकडे. हे काम तर चालतच होतं. यहाँ तो आदमी पैसा कमा ही रहा है, मगर एक पैसे कमाने की दौड़ में आदमी हेल्थ को पूरी तरह से गंवा रहा है. ये वहाँ जाने से समझ में आया. और वहाँ पर भी कुछ लोगों के जब रिज़ल्ट आए, इमोशनल रिज़ल्ट थे जिसने मुझे दिल को छू लिया. कि उसी दौरान मेरे दादी की तबीयत ख़राब हो गई. उसको ओकार्ड में एडमिट करते थे. 3 दिन में 10,000 12,000 थे. उनको पेट की समस्या रहती थी. और उसी दौरान मेरे यहाँ जो एक लड़का काम करता था उसके डैडी को हार्ट अटैक आ गया. मैंने वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखना,
खुद का वेट लॉस कराना, और उसी दौरान मेरे यहाँ जो काम करने वाले लड़के का पिताजी को हार्ट अटैक आना। और उसी समय मेरी दादी भी उधर ही उसी सेम हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब वो कार्ड बन गया था। वहाँ पे जब एडमिट हुआ तो उनका वो एंजियोप्लास्टी जो भी था 2.5 लाख रुपये उन्होंने खर्चा किए, मैंने 12,000 रुपये खर्चा के दादी को लेके आया। तो मैंने उस समय मेरे ध्यान में आया कि लोग उस चीज़ को सही करने में लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं। उस समय 2.5 लाख उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने कैसे अरेंज किया, क्योंकि वो लड़की की पगार ही उस ज़माने में 2,000 थी, और उसके घर वालों ने 2.5 लाख 3 लाख गले का बेच के, ये बेच के, आदमी ने उनको बचाने के लिए उन्होंने जद्दोजहद की। तो मुझे उस समय ये लगा कि मेहनत ज़िंदगी भर की कमाई वो एक दिन में डॉक्टर को दे रहे उस चीज़ को सही करने के लिए, और वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे कि किस वजह से मेरी शरीर ख़राब हुआ। जब मुझे इसको रियलाइज़ हुआ तो मैंने इस वेलनेस वाले काम को, या इस काम के अंदर मैंने एंट्री कर ली अपने आप को। भैया इस कम्युनिटी के साथ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं पैसा कितना भी कमा लूँगा, अगर हेल्थ नहीं रहेगा तो पैसे का मैं मज़ा नहीं ले सकता, वो ऐसे ही जाने वाला है। तो वहाँ से मैंने शुरू किया। तो फिर मुझे पहले ध्यान आया अपने डैडी का कि यार उनको भी तो ऑल्ट्री का ऑपरेशन के लिए अपनी इतनी परेशानी की है, तो उनका शुरू कराया। मेरे मिसेस के वॉल ख़राब थे तो उसको शुरू किया, जिसको मेंटेन रखना ज़रूरी। डॉक्टर ने बोला 10 साल ही लाइफ है। बोला 10 साल बाद क्या, उस समय तो लाखों खर्चा होने वाले हैं ना, तो क्यों ना भैया हेल्थ के साथ रहा जाए। तो पूरे फैमिली को मैंने उस कम्युनिटी का पार्ट बना दिया 2012 में। फिर उसी कम्युनिटी की फिर मिसेस ने देखी कि यार लोग इसमें काम कर रहे हैं, उसको भी कुछ करने का था। तो उन्होंने सोचा कि ये काम मैं करती हूँ, लोगों की मदद करूँगी, उनकी ज़िंदगी बदलूँगी जैसे अपनी बदली हुई है। तो लोगों को जैसा उस लड़के ने आज इन्वाइट नहीं किया होता तो मेरी सेहत क्या होती, तो मैं भी लोगों को इन्वाइट करके बताऊँगी भैया सेहतमंद रहने के लिए क्या एक ज़रिया है। तो इस तरह से उसकी शुरुआत, उसके लिए भी लोगों ने हेल्प की। यहीं पे विजयराज बार करके जिनका मिस्टर वैरागढ़ जी है, उन्होंने अपनी शॉप दे दी, भैया ये शॉप मेरी रख लो और लोगों की मदद करो यहाँ पे, क्योंकि उनको भी सेहत का रिजल्ट अच्छा आया था। तो 12/10/11/2012 में हमने हमारा वेलनेस सेंटर शुरू कर दिया उनकी मदद से। तो 4-5 लोगों की मदद, तो वो सिलसिला भी इतना बड़ा हो गया कि हमने एक को बताया, वो लोगों ने 10 को बता दिया। तो लोग सौंसर से बस करके आते थे, लोग टाकड़ घाट से आते थे, दूर दूर से लोग आते थे, और उनकी सेहत में बदलाव आ रहे थे। क्योंकि जिस तरह से हमें गाइडेंस मिला, हमने वही गाइडेंस सामने वालों को बांटा कि भैया हेल्दी रहने के लिए क्या सप्लीमेंट की ज़रूरत है, क्या कैसा खान पीन होना चाहिए, क्या बदलाव करना चाहिए। हमारे बदलाव और उनके बदलाव आने से उनको देख के लोग और आना शुरू हो गए। तो ये काम बढ़ना शुरू हो गया। अब इस काम को बढ़ाते बढ़ते जिन्होंने अपनी जगह दी, उन्होंने बोला 1 महीने में खाली करना है, 1 साल बाद। अब काम बढ़ गया, अब खाली भी करना है। तो लाइफ में अच्छे के साथ कभी न कभी कुछ अड़थड़े आते रहते हैं, ये भी यानी लाइफ का एक पार्ट है। वो चैलेंज आते रहते हैं, उसको सॉल्व करना है। फिर मेरा छोटा सा कॉस्मेटिक शॉप था, तो वहाँ पर पर्दे लगा के हमने लोगों को सर्व करना शुरू किया, उनको गाइडेंस करना शुरू किया। फिर एक रूम भाड़े पे लेके शुरुआत की। मगर इस दौरान में काम इतना बढ़ा कि मुझे लोग बाहर सिटीज़ में बुलाना शुरू कर दिया कि आप हमारे यहाँ पे आके। तो एयरफोर्स के एक अफसर आते थे, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और जाते जाते उन्होंने हमें उस तरह की पार्टी देखे गए कि जैसी उनके सिस्टम में होती है, वो उस तरह का म्यूज़िक, उस तरह का खान पान। नितिन बोले मेरी तूने 12 सालों की चाय छुड़ा दी। मैंने जब शादी हुई थी तो मैंने बोला था मेरी पत्नी को कि चाय की अगर कब बाजू में तो मैं कभी उठूँगा नहीं। आज बोले मेरा लाइफस्टाइल सही हुआ। अब उन्होंने भी एयरफोर्स से रिटायरमेंट लेके उन्होंने भी एक अच्छी ट्रू फाइनेंस करके, उनका बहुत बड़ा कंपनी है, आज यूएस बेस्ड कंपनी है सर की। उन्होंने गाइड किया कि नितिन लाइफ में अगर बढ़ना है तो कुछ ना कुछ, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई। जब उनके हेल्थ अच्छी है तो उन्होंने मुझे अपनी पर्सनल भी कई बातें बताई। उसी दौरान मुझे NHAI का काम मिला, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, पागलखाना स्क्वायर टू बैतूल, ये जो नया 4 लेन रोड बना ना, इसके अंदर कैमरेज और टेलीफोन का काम मिला। तो जिसके लिए मुझे पहली बार दिल्ली जाना पड़ा, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो कुछ 28 लाख का काम मिला। तो ऐसा करते करते मैंने क्या किया, मेरी संगत और दोस्तों को बदलना शुरू कर दिया कि मैं जिस संगति में रहूँगा वैसा बन जाऊँगा। तो मुझे क्या हुआ, हायर लोगों के साथ में रहने की आदत होगी कि भैया कुछ अगर करना है तो मुझे उन लोगों के संगत में रहना पड़ेगा। तो इन्होंने गाइड किया तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया। पहले खुद काम किया, फिर मेरे जो सर थे, पुराने मैनेजर थे, नितिन बोले काम करना बंद कर दे, अभी तू बहुत बार मेहनत करता, मेहनत करने से तू आगे नहीं बढ़ेगा, काम कराना सीख, मैनेज करना सीख, जब तू कराएगा तो और आगे बढ़ेगा। तो उनकी बात मेरे दिमाग में आ गई
कि नहीं नितिन, अगर आगे बढ़ना है तो काम कराना सीखना पड़ेगा। तो फिर पहले खुद ही भागते थे, फिर मैंने 1 आदमी 2 आदमी करते करते आज हमारे पास 10 लड़के हैं, जो 10 लड़के मिलके पूरा काम देखते हैं। मगर जब वेलनेस का काम बढ़ा तो कहीं ना कहीं लोग काड़ी करने वाले भी रहते ही है। फिर मेरा क्या हुआ, जब वेलनेस का काम बढ़ा तो मेरे उस समय जम्मू में 370 का रूल था, वहाँ किसी भी तरह की आवाज़ अभी नहीं थी। मगर एयरफोर्स के एक अफसर जम्मू के रहने वाले निकले। अब उनका हेल्थ रिजल्ट बहुत अच्छा आया, मगर सेम उसी दौरान CISF के एक अधिकारी थे, मिस्टर मलगड़े करके, वो नागपुर एयरपोर्ट पे थे। अब उनके सिक्योरिटी पूरे वो उसके चीफ, अब ये एयरफोर्स के रिटायर्ड यानी वो टॉप अधिकारी थे। तो बोले नितिन हमारे जम्मू में आइए, वहाँ लोगों की बहुत सेहत ख़राब है। तो हम जम्मू पहुँचे। अब क्या हुआ कि ये काम के साथ जम्मू में भी काम शुरू हो गया। अच्छा। वहाँ पर फिर जम्मू से उनके होम टाउन हिमाचल में, तो मेरा जाना आना लग गया। फिर मुझे फ़्लाइट की टिकट बुक करके रखनी पड़ती थी, तो यहाँ से हम कैरी नहीं कर सकते थे। तो मलगड़े साहब की मदद से CISF वाले कि नहीं इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेज है भैया, 2-4 पर 10 किलो लेके जा रहा है, थोड़ा सा पैसे भर देने का बोले और फ्लाइट से लेके जाते जातू। तो मैं वो न्यूट्रिशन वाला जो खाना है वो मैं यहाँ से फ़्लाइट से लेके जाता था जम्मू के लिए। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो इस तरह से काम वहाँ बढ़ना शुरू हुआ। मगर उसी दौरान कुछ लोगों ने मेरे भाई के दिमाग में कुछ और डाल दिया कि तू तो इधर भाग रहा है, वो तो बढ़िया मज़ा कर रहा है, तू यहाँ बहुत मेहनत कर रहा है, तू पूरा काम देख रहा है, वो तो कुछ देखता नहीं है। तो वहाँ से थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आ गया। 2012 में शुरुआत की, 2015 तक काम बहुत बढ़ गया, 16 में बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ। उसी दौरान मैं इंडिया से इंटरनेशनल ट्रैवल किया। जब मैं इस कम्युनिटी के साथ में आया तो काम अच्छा करने से ट्रेनिंग के लिए मुझे थाईलैंड बुलाया गया। अच्छा। तो फिर कुछ लोगों को ऐसा लगा कि इधर काम कर रहा है और भाई तो धंधा देख रहा है, ये तो घूम ही रहा है, और उनको ये पता नहीं कि सीखने के लिए जा रहा है। कुछ ट्रेनिंग्स मीटिंग वहाँ पर थी, इसलिए वहाँ गए। तो मेरा फिर क्या हुआ कि समय को बचाने के लिए फ़्लाइट से जाने आने का सफ़र बढ़ गया। बैंगलोर ट्रेनिंग के लिए जाना है, दिल्ली ट्रेनिंग के लिए जाना है, तो ट्रैवलिंग टाइम इसका 24-24 घंटे का है ट्रेन का सफ़र। तो भैया फ़्लाइट से अब 2 घंटे में जा रहे हैं। तो ट्रेनिंग में ये बताया कि भैया समय को बचाने के लिए पैसा जाएगा, और आप पैसे समय खरीद सकते हो, समय बर्बाद करने से समय को खरीद लो। तो कहने की ट्रेडिंग से ही सीखा था। तो मैंने वहाँ इन्वेस्ट करना शुरू किया कि प्रॉफिट नहीं वहाँ चलेगा, इन्वेस्ट करके सीख सकते हैं हम लोग, क्योंकि पहले सीखना तो छूट गया था। फिर मैंने अपने आप को ही अलाउ किया कि यार मैं अगर कोई अच्छी पढ़ाई करता तो वहाँ तो पैसा तो ट्यूशन क्लासेस में देता था ना, पर जहाँ ये चीज़ सिखाई मेरी या लाइव सीखने को मिल रहा है, तो क्यों ना वो जो प्रॉफिट है वो इधर ही इन्वेस्ट किया जाए। तो मैं जो भी कमाई होती थी मैं सारा ट्रेनिंग और मीटिंग और सीखने में लगाता था। तो काम सीखते सीखते जब ऊपर तक गया तो कुछ लोगों ने, कुछ फैमिलियर ने भाई के दिमाग में डाल दिया कि ये तो बहुत घूम रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, क्योंकि उनको दिख रहा था कि ये जा रहा है आ रहा है, मगर वो कमा रहा नहीं कमा रहा मुझे मालूम कि भैया कोई ट्रेनिंग की फ़ीस होती है। आज शिवखेड़ा जी के अगर हम सीखने अगर जाते हैं उनकी 2 लाख रुपए ट्रेनिंग का फ़ीस ही है पर पर्सन। ये उनको पता नहीं था क्योंकि वो उस माहौल के नहीं थे। उन्होंने ऊपर सिर्फ जिनको रेडीमेड मिला था ये सिर्फ चला रहे थे, मगर बनता कैसे, चलाने के लिए क्या करना पड़ता ये पता नहीं था। तो 2016 में मुझे बोला गया कि तेरा कोई, एक तो तुम अपना अलग अलग कर लो। अब मेरा ये काम बढ़ना और मम्मी डैडी और भाई का प्रेशर है कि तुम अपना अलग करो। मतलब अलग वाली बात कहाँ से आ गई जब सब चीज़ साथ में शुरू हुई है। अब किसी ने डाल दिया था तो उस दौरान मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया इमीडिएटली। बहुत डिप्रेशन में चले गया, बहुत विचार करने लगा कैसा करना क्या करना, क्योंकि उस समय बच्चे 9th और 10th में पढ़ रहे थे और सब एकत्रित काम था और अचानक उसको अलग करना पड़ा। मगर मेरी गलती ये थी कि मैंने बिज़नेस का लाइसेंस भाई के नाम से बनाया था, तो मेरे पास मेरा कुछ नहीं था। आप जॉब कर रहे थे? मैं जॉब कर रहा था और उसी दौरान जो प्रॉपर्टीज़ भी ली वो मम्मी डैडी के नाम से ली, कि उनके कुछ है ही नहीं भैया, उनके लाभ तो भैया आज निकल तो भाई को ही होने वाला, तो भाइयों के नाम से रहने से अच्छा भैया माँ बाप के नाम से रखेंगे। तो डैडी मम्मी के नाम से खेत लिया, मम्मी के नाम से शॉप लिया, पापा के नाम से प्लॉट लिया, खुद के नाम से नहीं लिया। बिज़नेस भी स्टार्ट किया, भाई के नाम पे कर दिया और सिर्फ एक फ़्लैट लिया था जो जिस पे मुझे लोन मिल सकता था सिटी केबल के ज़माने में, तो उसमें मैंने एक फ़्लैट लिया था वो जो मेरे नाम पे था। भाई के नाम पे भी जो प्रॉफिट आता था, अब मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ करके मुझे कंपनी से फैसिलिटीज़ मिलती थी, मेरे बिज़नेस के लिए मुझे उतना पे नहीं करना पड़ता था जितना बाकी लोगों को करना। मुझे 75% माफ था। अगर मेरे पास अगर एग्जांपल की
मैं केबल इंडस्ट्री में ही जॉब कर रहा हूँ और मेरा केबल का बिजनेस है, भाई का या मेरा है। तो मार्केट किसी पर्सन को उस चीज़ के लिए 100 रुपये देना है तो मुझे वो 25 मिलती, 75% मुझे डिस्काउंट मिलता था। तो वेरी ह्यूज डिस्काउंट। तो 70% की जो रेवेन्यू मेरी सेविंग हो रही थी, अब वो सेविंग कहाँ हो रही थी? भाई के पास। जब मैंने हिसाब पूछा तो बोले काय का हिसाब? बोला काय का हिसाब है ना, जब मैं उधर हूँ, मैं कुछ तो करवा रहा हूँ ना, तो मेरा कुछ शेयर नहीं, ऐसा नहीं है। तो दो बातें हुई कि मैंने डैडी को बताया कि उस समय जो कैश कलेक्शन था, उस ज़माने में डिजिटल सिस्टम नहीं था, 4 लाख रुपये महीना आता था और मुझे बताया जाता था 40,000 50,000 ही बच रहा है। जब मैंने खुद के हिसाब करके दिखा दिया कि भैया सारे खर्चा के 2 लाख बचते हैं, सारे खर्चे हाई सहज भी खर्चा कर लिया तो 2 लाख मिनिमम बचता है। और 2012 से लेकर 2016 तक मैंने ध्यान नहीं भी दिया या दिया भी है, ये 4 से 5 सालों के अंदर में 2 लाख के हिसाब से साल का 5 साल में 1 करोड़ रुपये होता है। 1 करोड़ कहाँ गया? तो बोले नहीं मालूम। तो मुकर गए, बोले अब अपना अलग अलग कर लो, अब अपना देख लो। अब जो मिला वो तो फिर मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया। उस समय पे दुग्गलवार करके एक सर है धंतोली में, किसी मित्र के ज़रिए उनसे बात हुई तो उन्होंने, जैसे आज मैं अपनी स्टोरी बोल रहा हूँ, ऐसे उनसे मेरी स्टोरी डिस्कस हुई और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे एक ही सजेशन दिया, नितिन रिस्टार्ट। बोला अभी उम्र क्या है? बोला 38 39। वापस भूल जाओ बोले, और एक तो गलती हो गई है, वो कुछ सही नहीं कर सकते आप, और मुझे लगता नहीं कि आप उनसे मीठी चूठी बातें करके वो सब चीज़ें करो, उससे चाहे कि आप सब भूल जाओ और आप घर छोड़ दो बोले। उन्होंने सीधा बोला घर छोड़ दो, अब कैसे करना? और बोले जलन है, बोले वो आपके प्रति जेलसी की भावना है, बोले इसलिए वैसा हो रहा है। तो मैंने उनकी बात मानी क्योंकि इस मोस्ट अच्छे बड़े पर्सन थे। तो बोले घर छोड़ दो। तो मैं अपने जुगाड़ में लगा कि अब मेरे पास क्या है, तो जो मिला उसको स्वीकार करो बोले, कोई झगड़ा नहीं करना, कोई ज़्यादा बोलने का नहीं, शांत रहने का, जो देते ले लेने का बोले, और रिस्टार्ट करने का। तो रिस्टार्ट किया तो फिर मैंने इधर ही प्लॉट लिया। अब प्लॉट लेते समय भी ताकत हो नहीं रही थी कि उस समय वो 30 लाख का प्लॉट, और पैसा उतना था नहीं। तो उससे मेरे मिसेस के बड़े भाई ने भी हेल्प की कि तुम्हारा प्लॉट तो पड़ा है ना, बेच दो, खुद का हो रहा है, कर लो। तो बहुत लोगों ने मोरल सपोर्ट भी किया, चलो चलो बोले स्टार्ट करेंगे, और उसका काम स्टार्ट किया। प्लॉट लिया, लोन मिले, तो लोन के लिए भी एप्लीकेशन के लिए दोस्तों ने मदद किया गारंटर करके। और उसी दौरान जब कुछ करना होता तो कहीं ना कहीं से राह मिल जाती। सोलार एक्सप्लोजिव कंपनी बहुत बूम में आ गई। सोलार एक्सप्लोजिव आज बहुत रिचेस्ट कंपनी है। 2012 से उसके भी काम पार्ट टाइम में मेरे पास आ रहे थे। 2015-16 के समय पे उनका काम इतना एक्सपांशन हुआ कि वहाँ बहुत ज़्यादा काम आए थे। वहाँ मेरे मंथली बिल ही लाख लाख रुपए के हो रहे थे, उनके नेटवर्क को अपडेट करने के लिए। कैमरा सिस्टम, नेटवर्किंग सिस्टम, उनका अपग्रेडेशन का काम चला था। उनके पास 3 कंपनीज के काम आए थे, डिफेंस का भी काम आ गया था। तो नेटवर्किंग के अंदर हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि बहुत काम आना शुरू हो गया। सेम NHA का काम मिला था ऑप्टिकल फाइबर का। तो ये जो काम आना शुरू हो गए थे तो कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छा नाम आ गया था। तो लोगों के नाम के ज़रिए काम आना शुरू हो गए। तो रिलायंस पावर प्लांट का काम, NTPC मौदा का काम, तो बड़े बड़े लोगों ने काम मिलना शुरू हो गया। तो मैक्सिमम पावर प्लांट के इंस्टॉलेशन के काम आना चाहिए। जब प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन होता है तो अच्छा खासा इनकम होता है। तो वो इनकम शुरू हुआ और मेरा यहाँ पर जितने रुपए का उस समय जो हिसाब था, आज उतने रुपए का मैं घर बांध पाया। आज 1.25 करोड़ का ही मेरा घर बन गया। 2019 में ये हो गया। और फिर वहाँ से फिर मैंने मेरा जो मिला उसको रिस्टार्ट करके आज ऐसी कंडीशन है कि आज 10 लड़के को उनका घर चल पा रहा है और एक अच्छी खासी लाईफ जी पा रहा हूँ अभी। तर जेव्हा तुमचं हे केबलचं काम जेव्हा पूर्णपणे संपलं होतं, जेव्हा पार्टिशन झालं, हां, तर त्यावेळेला मग पुन्हा त्यावेळेला माझ्याकडे फक्त 500 कस्टमर होते आणि इंटरनेटचे फक्त 100 ग्राहक होते. तर ते त्याच्यात ते बोलणं झालं. युसेनचे डायरेक्टर पण आले होते की आपसामध्ये भावांचं प्रॉपर चांगलं होतं. अजय खामनकरजी माझ्या घरी येऊन बसले, कारण त्यांनी लहानपण मला बघितलं होतं कि इसने कहाँ से कहाँ इम्प्रूव किया है करके. उन्होंने मेरे डैडी को समझाने की कोशिश की. तो उनका भी ये कहना था कि नितिन कुछ होने वाला नहीं, बोले छोड़, बोले इनका, तो अपना स्टार्ट कर. कस्टमर डिस्ट्रीब्यूट झाले. मग तर ग्रामीणचा भाग माझ्याकडे मिळाला आणि त्यावेळेला माझ्याकडे माणसं नव्हते. तर मी पूर्ण बिझनेस
युसेनचे डायरेक्टर अजय खामनकरला सोपवून दिलं 5 वर्षासाठी की मेरा जो बिज़नेस जो मेरे हाथ में आ रहा है आप इसको संभालो, मुझे जो रेंट देना है देना। तो 5 साल के लिए मैंने वो पूरा लीज़ पे दे दिया था उनको, ओके। जो मुझे मिला, क्योंकि मेरा ध्यान केबल से कम और बाकी जगह ज़्यादा था। फिर मैंने उसको मैनेज किया, फिर उसकी ट्रेनिंग से सीखा कि बिज़नेस को अगर बढ़ाना है तो करना क्या पड़ेगा। तो फिर मुझे ध्यान में आ गया कि मेरे एक्स मैनेजर ने बताया था कि नितिन मैनेजिंग करना सीख, खुद को मेहनत करेगा तो तू आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिर मैंने वो जो चीज़ें थी वो पूरी रिवाइज हुई और उधर रीस्टार्ट। फिर मैंने उस काम को हाथ में जब दे दिया तो वापस हाथ में नहीं लिया, जब लिया तो मैंने मेरे आदमियों के थ्रू उसको हाथ में लिया। आदमियों को पहले रेडी बनाया, लड़कों को रेडी किया कि भैया इस काम को तुमको इस तरह से करना है। तो मैंने अभी क्या किया, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटना शुरू कर दिया, खुद करने से टीम वर्क। ये काम तुझे करना है, ये काम तुझे करना है, और तेरे अंडर तू 2 लड़के रख। कुछ दिक्कत आती मैं हूँ, मैं डायरेक्टली उस काम को मैं अभी नहीं लेता हूँ। अभी ले भी लिया हूँ तो उनको पहले पूछता हूँ मैं ये काम ले रहा हूँ, करोगे क्या? करोगे तो आगे लेता हूँ, आगे बढ़ोगे। तुमको अगर आगे बढ़ना तो मैं काम लेने को तैयार हूँ, तुमको अगर आगे नहीं बढ़ना तो मैं खुश हूँ। अब उनको अगर बढ़ना है तो मैं फिर काम लेता हूँ। मैंने इस तरह से अब उसको प्लान आउट करना शुरू किया। तो फिर यूसेन ने भी 5 साल बाद मुझे मेरा बिज़नेस रिटर्न किया। तो अभी केबल में तो अभी उतना ग्रोथ है नहीं, मगर जो है बेस्ट है। जितने 700-800 की भी केबल का ज़माना अभी OTT पे चले गया है, अभी इंटरनेट प्लेटफॉर्म आ गए, मगर हम 100 कनेक्शन से 2000 कनेक्शन पे आ गए। इसके लिए सबसे ज़्यादा मदद हुई कोरोना की। कोरोना में बहुत सारे लोगों के बिज़नेस कोलैप्स हुए, मगर कोरोना के ही काल में इंटरनेट इतना बूम हुआ, 2G से 5G पे आ गया। और उस 2G और 5G के दौर में हमने चीज़ भवन से लेकर तो अप टू जामठा से आगे नेशनल लॉ कॉलेज ऑफ बुट्टी बोरी भी जो मोहगांव में, वहाँ तक का नेटवर्क एक्सपांड हो गया हमारा। और बेहतर सर्विस देने की वजह से कस्टमर बाय कस्टमर काम आते गया और काम बढ़ गया। इस तरह से जर्नी, यानी कोरोना काल ने हमको उठा दिया। कोरोना ने हमारे लाइफ को बदल दिया, यानी 180 डिग्री हम लोग बदल गए। क्योंकि कहाँ 100 कस्टमर और कहाँ 2000 कस्टमर, तो हमने वो 2 साल के दौर में ही 1000 को क्रॉस कर लिया था। म्हणजे पहिले जो बिझनेस सुरू केला तो हां. पूर्ण कोलॅप्स झाला, पूर्ण म्हणजे चिन्ह. मग पुन्हा रिस्टार्ट Restart. करून पुन्हा तो 2000 पर्यंत हां. आज आलेला आहे. बिल्कुल। दॅट्स इंटरेस्टिंग अँड मोटिवेटिंग. थँक्यू तो जीवनमध्ये असं कमी असतोपणा आला, मात्र वहाँ वही की बात है कि रुकना नहीं है, हमें काम करते रहना है। और फिर मैंने ये देखा है कि लाइफ में अगर चैलेंज आ रहे हैं तो ये चैलेंजेस है, ये ऊपर वाला अगर आगे बढ़ाना है तो यह तकलीफ़ें ज़रूर देने वाला है। और वो तकलीफ़ तरह तरह के वेश में होंगी, बस उसको एक्सेप्ट कर लेना है कि भैया ये मेरे को कुछ नई सीख दिखाने के लिए आई है। अगर उसको मैंने तकलीफ़ सोचा तो तकलीफ़ रह जाएगी, अगर उन्हें बोला कि उसको चैलेंज है जिसको सॉल्व करना है तो वो चैलेंज है, छूटने वाला है। बस इस तरह से लाइफ को लिया मैंने। अब जो गोल बनते हैं अभी अभी प्लान आउट करते हैं, अभी सीखा कि लाइफ को किस तरह प्लान किया जाए। अभी लास्ट मंथ ही हमने शादी का 25th ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, जस्ट लाइक अ फुल मैरिज। इस तरह से सेलिब्रेट किया 2 डेज़ का। काफ़ी लोगों ने भी एंजॉय किया। अब मैंने सीखा कि परिवार को कैसे, क्योंकि हम पैसा कमाते हैं, हेल्थ कमाते हैं, मगर परिवार भी साथ में होना चाहिए, ये भी अब मैं सीखा थोड़ा सा जब मैं उस कम्युनिटी के साथ में रहा। तो मैंने साल में 5 सुंदरकांड कराए जब मैंने नए घर पे शिफ्ट किया। तो मैंने देखा कि सीनियर्स को लाने में फ़ायदा नहीं, मतलब अब हमारे जो काका के बच्चे हैं या मामी के बच्चे, मतलब एक जनरेशन जो ये नेक्स्ट जनरेशन आज विपलीत हो रही है, ये अलग अलग भाग रही है, ये मेरे ध्यान में आया। तो मैंने एक घर पे सुंदरकांड का प्रोग्राम शुरू किया। और उस प्रोसेस के अंदर में मैंने क्या किया, मेरे जितने भी सीनियर्स थे उनके जितने बाल बच्चे उनको सबको बुलाना शुरू किया। पहली बार में मेरा एक भाई आया, बाकी लोगों ने कुछ ना कुछ बहाने दिए, और जब उसने देखा कि भैया ने क्यों बुलाया है, वो पहली बार मेरे साथ, हम लोग रात भर जागे, हम बातें करते करते पूरा दिन निकल गया, पता नहीं चला। तो भैया मेरा प्लान क्या है, जब उसको समझ में आया, फिर नेक्स्ट टाइम 2 आए, ऐसे करके 4 सालों में पूरा परिवार एकत्रित हो गया। यानी हमने शुरू की 50 लोगों से, वो पूरा 500 लोगों का बन गया, यानी परिवार के सब लोग आए। और अभी जो 25वीं एनिवर्सरी मंगाया तो उन्होंने वो लाइफ को एंजॉय किया कि ये भी एक ज़िंदगी होती। आज ऐसा है कि परिवार में हर बच्चा, हर काका मामा का जो भी बेटे बहुएं हैं, वो एक में को पहचानते हैं और वो उसका बॉन्डिंग बन गया। क्योंकि आप पैसा कमा लेते हो, हेल्थ कमा लेते हो, मगर अगर परिवार नहीं है, वो सुख दुख में अगर लोग नहीं है,
तो फैमिली और फ्रेंड सर्कल आज हमने इस तरह से कॉम्बो में बनाया है कि कुछ भी कार्यक्रम का तो पहुंच जाएंगे वो, उनको लगेगा अपने घर का ही कार्यक्रम है। अब वो अकेले रहना पसंद नहीं आएगा, वो अकेले सेलिब्रेट नहीं करेंगे, वो भी फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। ये भी थॉट दिमाग में आया, तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी। एक नई चीज़ और डेवलप हो गई इसी दौरान में। फिर इसी दौरान अब प्लानिंग हो जाते हैं। अब मैंने इसी महीने में 31 को मैं दुबई जा रहा हूँ 4 दिन के लिए। तो अब वेकेशन कैसे मनाना है, फैमिली के साथ कैसे मनाना है, लाइफ को जीने का क्या तरीका होना चाहिए, तो मंथ को प्लान आउट करते हैं अभी पर डेज के हिसाब से भी। आज क्या काम करना है, कल क्या काम करना है, कहाँ पर क्या जाने का है, और कुछ मीटिंग्स या कहीं किसी को विजिट करना है, किसी फैमिली फंक्शन अगर है तो किस तरह से उसको मैनेज करना है, और वहाँ जाना ज़रूरी है। अभी आप बहुत बार हमने देखा है कि लोग समय पे ही आ रहे हैं। नहीं, अपना है तो ये समय से पहले जाओ ना, क्यों नहीं। अब हो सकता है लोग राह देखते रहते हैं, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, वो तो लोग उसी में लगे, फ़ोन नहीं किया। ज़रूरी नहीं है, उसको अपनापन भूल गया होगा। आपको लगता है वो मेरा है तो चले जाओ उसके घर पे। और हमने जब ऐसा शुरू किया तो उनको हमारे प्रति या उनको भी एक नई नहीं यार, ये एक बोलने पे आ जाता है, और ये हमको मदद भी कर सकता है समय पे। तो क्या करना है, लोगों को पैसे की मदद नहीं चाहिए आज की तारीख में, उनको मॉरल चाहिए, एक साथ चाहिए बस। किसी को आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि लोग पैसे के लिए पैसे हर एक व्यक्ति के पास है, मगर वो कम्युनिटी और लोग ही नहीं है, एकटेपणाचा खूप अकेलापन आ गया है। तो अभी कल का वाकया है। अब मेरा फ्रेंड क्लासमेट कोरोना काल में मिला, और अब ऐसी बाउंडिंग है कि उनके फैमिली के सब लोग मुझे पहचानते हैं इसका दोस्त है करके, मेरे फैमिली में पहचानते उसके दोस्त है करके। तो जैसे मालूम पड़ा कि यार मेरे फ्रेंड की मिसेस की कल पिताजी की डेथ हुई, हमने सब काम छोड़ा, पहले वो डेथ पे चले गए तुम सर। वो नहीं सोचा कि दूर है नज़दीक है, नहीं। फिर मैंने मिसेस को ये बोला कि हम उनको जानते हैं, उनका फैमिली भी हमको जानता है ना, कि ये उसके मम्मी डैडी भाई बहन सभी तो पहचानते हैं, तो अपना जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ जाने का हमने देखा उनके खुद के रिलेशन वाले लोग नहीं पहुँचे। तो उस समय उसको क्या होना था, उसको एक फ्रेंड, एक भाई, एक कोई ना कोई चाहिए था ना। तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ जाके एक मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं। एक जीवन का बहुत ही अलग आयाम आपने दिखाया है आज. बहुत ही डिफरेंट आणि था. यातनं मला पण खूप काही शिकायला मिळालं या कम्युनिकेशन मधनं खरंच. Thank you. म्हणजे बरेच लोक बोलतात, आता पॉडकास्टवर पण आपण चर्चा करतो किंवा कुठे पण आपण बाकीचे पॉडकास्ट बघतो, हां तर पैशाबद्दल किंवा फायनान्शियल सक्सेस म्हणू आपण त्याला, त्याच्याबद्दल किंवा हेल्थबद्दलही बरंच आजकाल बोलणं, हेल्थ कॉन्शियस पण झालं आहे. पण हा जो तुम्ही एक नवीन अँगल आणलेला आहे की सगळ्या परिवाराला आणि सगळ्या मित्र परिवाराला पूर्ण सोबत घेऊन चालणे आणि त्याच्यासाठी काहीतरी घरी इव्हेंट्स करत असणे, हा एक खरंच खूपच सुंदर थॉट आहे, खूपच सुंदर थॉट आहे. त्याच्यामध्ये एक गोष्ट म्हणजे असं की आमच्या जो लग्नाच्या 25व्या वाढदिवसामध्ये माझे सर्व क्लासमेटला बोलवलं होतं विथ फॅमिली, 1 नाईट स्टे सोबत. त्याच्यामध्ये त्या टीचरने ज्याला शिकवलं आम्हाला त्यांनाही बोलवलं होतं आम्ही. इज अ गेट टुगेदर, की आता मुलं तुमचे जे तुम्ही ज्यांना शिकवलं ते पोरं आज कुठे आहेत. आणि मी त्याच्यामध्ये आणखी मला असं वाटलं की त्यांचा थँक्यू व्हायला पाहिजे. तर मी त्या क्लिपमध्ये समोर आपण दाखवलेलं आहे. चंद्रकांतनी जी मदत केली. मला असं वाटलं की यांना थँक्यू म्हणायला पाहिजे. मग असा थँक्यू म्हणून फायदा नाही. आज 200-400 लोकांच्या मध्ये विथ व्हिडिओग्राफी त्यांना रिकग्नाईज करायचं. थँक्यू त्या मुलाचा ज्यांनी मला या इथे आणलं, त्या पर्सनचं ज्यांनी मला त्यावेळेला मॉरल सपोर्ट केलं, फायनान्शियल सपोर्ट ज्यांनी केलं. कारण की सर्वांना थँक्यू बोलणं खूप जरुरी आहे जीवनामध्ये. आणि त्यावेळेला त्यांनी ती मदत केली नसती मी कुठे असतो. कोणी इमोशनल केली आहे, कोणी फायनान्शियल केली आहे, कोणी हर तऱ्हेने लोक जीवनामध्ये मदत करतात. तर त्या हर व्यक्तीला आपल्याला थँक्यू करायचं आहे. याचं रिअलायझेशनही आपल्याला असणं ते खूप जरुरी असतं ते. आणि त्याचं बेनिफिट खूप जबरदस्त मिळतं जीवनामध्ये. मी बघितलं आहे की अगर तुम्ही थँक्सफुल आहात त्या व्यक्तीची आहात, कुठून ना कुठून तुमच्यासाठी चांगला मार्ग येतो आणि तुमच्या ज्या काही इच्छा आहे त्या पूर्ण होणार आहे. बस ते मला आता या एवढ्या दिवसांमध्ये कळलं आहे आणि नेक्स्ट जर्नी अशीच पुढे चालत राहील. कारण तुम्ही मग पण स्टोरी सांगत होते तेव्हा मी बघत होतो की तुम्ही मला एक छोटी जी मदत झाली तुम्हाला ती स्पेसिफाय केली. बरोबर. बरेच लोक काय करतात की
जो किया मैंने किया, नाही है ना. तर ते एक तुमच्या स्टोरीत आहे की एक छोटी मदत, आजीने किती मदत केली, मामाने काय मदत केली, किंवा अजून कोणत्या फलाण्याने काय मदत केली, ती प्रत्येक मदत तुम्ही स्पेसिफाय केली त्यात. सो अम, दॅट इज व्हेरी ह्या नाईस मदतीमध्ये ॲटिट्यूड. पण आहे ना एक पॉईंट सुटलेला आहे. मग तो कव्हर करणं खूप गरजेचं आहे की मुंबईला जेव्हा आईवडील पहिल्यांदा गेलेत, जे आपण मागे स्टोरीमध्ये घेतलं आहे, तर आई आणि बाबा तिथे गेले. त्यांचं ओळखी पाळखीचं मुंबईला कोणीच नाही. आत्या माझी नाशिकला असायची. तिचे मिस्टर सेंट्रल स्कूलमध्ये एज अ म्युझिक विशारद होते. मग ते पण तिथे त्यांच्यासाठी गेले नाही तिथे. त्यांनी सांगितलं की ही ट्रेन घ्या आणि तिथे जा. मग तिथे एका लेडीनी माझ्या वडिलांना बॅक साईडनी "ओ भाई" करके म्हणून आवाज दिला फक्त मागून. तिला असं वाटलं की भावाचा स्ट्रक्चरसारखा आहे, माझा भाऊच आहे भाऊ. मग आता तिने भाऊ म्हटलं, पण वडिलांनी म्हटलं, "तूने भाई बोल दिया बहन, मिसेस यहाँ के लिए थोड़ा सपोर्ट करेंगे क्या?" त्या लेडीला मी आजही मेन्शन केलं, गंगा वाघेला म्हणून ती बाई आहे. तिने आपल्या घरी माझ्या आईला 3 महिने ठेवलं. माय गॉड. मुंबईसारख्या शहरामध्ये एक अनोळखी गुजराती फॅमिलीची ती व्यक्ती आहे. त्यांनी आईवडिलांना माझ्या, म्हणजे वडील ॲडमिट राहायचे आणि जेंट्स वॉर्ड पण लेडीजला राहता येत नाही रात्री, तर ती आपल्या घरी त्यांना झोपायला डब्यापासून हर गोष्टीची तिने मदत केली. बापरे. अरे म्हणजे गुजबॉम्ब झाले मला. गंगा वाघेला, पालजी वाघेला आणि त्यांना 7 मुलं. त्यांच्या घरामध्ये आम्ही मी पण जेव्हा गेलो वडिलांना भेटायला, आणि वडिलांना भेटायला माझ्याकडे पैसे नव्हते, तर आर्किटेक्ट्समध्ये आई जॉब करायची, तर तिथले रिक्रूट लोकांनी 10-10, 20-20 रुपये जमून 1500 रुपये दिले होते. ते पैसे घेऊन मी मुंबईला गेलो होतो. आणि ती पॅसेंजरमध्ये एक छोटी सुटकेस घेऊन, आणि त्या सीटवर हल्लोच नाही की बाबा माझी सुटकेस कोणी काढायला नाही. त्यावेळेला असं भीती राहायची. भीती होती. मुंबई में ऐसा होता है, हाँ, मुंबई ऐसा में होता है होता करके। तो मैं कैसे तो वहाँ पहुँचा था। उन्होंने भी मदद की थी कैसेट देके। उस ज़माने में जब ऑडियो कैसेट का बहुत बूम था, रफ़ी की, तो उन्होंने 15 मुझे 100 कैसेट दी थी, नितिन बेच के कुछ पैसा कमा ले करके, मुंबई से उन्होंने, ओह. जैसे पालजी वाघेला करके। तो इस बार मैंने उनको भी बुलाया था विद फैमिली। उन्होंने भी कोशिश की कि फैमिली के रिलेशन सही हो जाए। वो भी हार गए कि नितिन कुछ नहीं, मगर आज मोर देन 30 साल से मैंने उनके साथ अपने रिलेशन बना के रखे हैं। आज वो भी मेरे हर कार्यक्रम में आते हैं, मैं भी उनके हर कार्यक्रम में पहुंचता हूँ। तो वो स्पेशल पर्सन है कि जिन्होंने उस समय मदद की। अनोळखी व्यक्ती, गावामध्ये अनोळखी व्यक्ती कोणी 3 महिने आपल्या घरी कोण ठेवतं? आजच्या जगात सगळं नाही ठेवत. आणि आजही गेल्यानंतर घरच्यांपेक्षा जास्त प्रेम त्यांच्याकडे मिळतं आम्हाला. खूप मोठं घर नाही आहे त्यांचं. एक छोटासा, फक्त एक हॉल आहे आणि एक छोटंसं किचन. तिथेच आम्ही गेलो, तिथेच पलंगाच्या खाली आणि पलंगाच्या वरती, याप्रमाणे ते स्थिती आहे. आणि तिथे आम्ही आता जाऊन, म्हणजे मला मजा येते त्या घरात. कारण की आता माझ्याकडे तर 5 बंगल्याचं घर आहे. मग आता 5 खोल्या आहेत वेगळ्या वेगळ्या. मग आता त्या खोल्यांपेक्षा ती मजा जी तिथे वाटते. आणि त्या जीवनाला पण मी काय केलं आहे की माझ्या पोरांना पण तेच जीवन दाखवलं आहे. मी त्यांना हायफाय सोसायटीमध्ये पण दाखवली आणि त्याला सांगितलं आपण निघालो कुठून आहे. तुम्हाला बॅक माहीत असायला पाहिजे की म्हणजे आपण कुठून. तर माझा मुलगा जेव्हा ग्रो होत होता, म्हणजे 15 ते 18च्या दरम्यान, मी दोन्ही पोरांना त्या घरात घेऊन गेलो जे आजही शून्य आहेत. या शून्य म्हणजे जे रोजचं म्हणजे कमवतात आणि खातात, अशा घरात नेऊन त्याला दाखवलं की इथे काय प्रेम आहे. आणि ज्या मुलाला मी, माझी आत्ते बहीण भोपाळला राहते, ती 1 BHK BHEL क्वार्टर्समध्ये राहते छोट्यासा. तर तिथे गेल्यानंतर त्यांनी बघितलं की मामा तिचा श्रीमंत आहे, करोडपती आहे. मात्र तिथे त्यांचा व्यवहार बघितला आणि त्या गरिबा घरचा व्यवहार जेव्हा बघितलं की नाही बा मेरे भाई का बेटा आया है, ते आपले कामं सोडून आलेत, ड्युटीवर अर्ध्या सुट्टी मारली. पोरांनी त्या भोपाळमधल्या तलावात रात्री घेऊन गेला, ह्या पान खाओ, ये खाओ, वो खाओ, बच्चों के लिए मैं चिकन बनाती, खाना बनाती. म्हणजे त्यांनी जो प्रेम दाखवला तो त्याच्या लक्षात आला. आणि तो आपल्या मामाकडे गेला. करोडोचं काम आहे, 100-200 करोडचा प्रॉपर्टी है. मात्र उनका जीवनशैली देखा कि साले रात को पीते हैं, कोई आया तो उनका कोई मान सम्मान नहीं है. मग त्याला ते कळलं की सोसायटी काय आहे, प्रेम कुठे आहे.
आज माझा मुलगा पण हेल्थ कम्युनिटीमध्येच आला की भैया लोगों की हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज मदद की जाए और आपको हर तरह के लोगों में रहना आना चाहिए कर्ज पे कहाँ पर और कौन से लोगों को छोड़ना है आइडेंटिफाई आइडेंटिफिकेशन करना वो बच्चों को फिर वहाँ से सीख गए वो भी सीख गए कि कहाँ पे समय देना ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया बच्चों का कोई दोष होता नहीं है, माँ बाप की ही माँ बाप ने ही वो करना चाहिए कि बच्चों को हर तरह का चीज़ दिखाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा आता नहीं जाता नहीं, तो मैंने बोलता इसमें गलती बच्चे की नहीं है, आपने लेके नहीं गए, आपने आपके रिलेशन नहीं बताए, आपने उसको अपने ये काका है मामा है दादा ये उसका भाई है उन प्रोग्राम में उनको शामिल ही नहीं करा, तो उनको कहाँ से अटैचमेंट आएगा। आपने अटैचमेंट देने के लिए क्या किया, आप खुद ही नहीं गए। आप बोला मेरा काम है करके आपने उनको लेके नहीं गए। आप लेके जाते हैं 2 दिन रहते तो उनको उनसे रूबरू होते हो। तर अभी जो एकलता आज जे लोक एकटे होत आहे त्याचं मेन कारण हेच आहे की मुलांमध्ये दोष नाही आहे। मला वाटते की आईवडिलांची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुलांना त्या कल्चरमध्ये टाकायला पाहिजे, त्यांनी हर कार्यक्रमामध्ये न्यायला पाहिजे। अभ्यास आहे म्हणून त्यांना न घेऊन जाणे मला वाटते की ते कुठेतरी चूक करत आहे आणि सगळ्यात सोपी मोबाईलला दोष देणे याच्यामुळे झाला। ते आपला दोष दुसऱ्यावर ढकलणे, नाही तुम्ही त्याला घेऊन जा ना, तेव्हा त्याला लोक ओळखतील ना, त्याला तो अटॅचमेंट मिळेल, तुम्हाला त्याला सामाजिक आर्थिक हर गोष्टीमध्ये तो शिकेल। मार्केटमध्ये जेव्हा राहील लोकांमध्ये राहील तर लोकांमधूनच तो शिकणार आहे। इथे मोबाईल आणि लाईव्ह एज्युकेशन खूप जरुरी आहे। तर असं मला वाटतं की आईवडिलांनी मुलांना दोष देण्याच्या आईवडिलांनी सुधरून जायला पाहिजे। खूपच इंटरेस्टिंग होतं। आता जे बिझनेस फोकस करतायत आता इंटरनेटचा आणि वेलनेस दोन बिझनेसवर फोकस आहे तुमचा। बरोबर, इंटरनेट आणि वेलनेसचा बिझनेस आहे। आता मी या वर्षीपासून याला पण चेंज केलेला की मी आता माझे गोल लिस्टमध्ये काही चेंजेस केले आहे। यंदा 31ला मी मीटिंग घेतली मुलांसोबत कि मुझे कुछ और करना है। अब इसको मैंने जो भी मेरा बिज़नेस था उसको लड़कों में उनके हिसाब से बांट दिया है कि क्योंकि हर एक इंडस्ट्री का एक समय रहता है और उसके बाद उसके अंदर नए बदलाव आने वाले हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो वो इंडस्ट्री गायब होने वाली है। जैसे कि आज ब्लैक एंड वाइट टीवी किसी के पास नहीं है, एलईडी एलसीडी से अभी नई नई चीज़ें बदल गई है, टीवी वीसीआर गायब हो गए, डीवीडी प्लेयर ख़त्म हो गए, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदलना बहुत ज़रूरी है। कोडॅक मोठे एग्जांपल है। हाँ बहुत नहीं झाला तो हाँ नहीं तो ख़त्म ही हो गया ना। नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो नोकिया गायब हो गया मार्केट से। तो वैसे ही है कि समय के अनुसार बदलाव करना पड़ेगा। तो मैंने अभी मेरे यहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ है जो भी लड़के हैं उनको बोला कि तुम इसके ओनर हो, इसको आपको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा और इसको अब मैं बोला मैं पूरा टाइम वेलनेस इंडस्ट्री में देना, क्योंकि हर एक व्यक्ति पैसा बहुत कमा रहा है मगर हेल्थ खो रहा है। तो उसका जो कुछ पार्ट है मतलब मैं फाइनेंशियल देखूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा इसको बढ़ाने के लिए, मगर बढ़ाना आपको है क्योंकि उस इंडस्ट्री में भी अभी उतार चढ़ाव आ रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटिटर आ गए। क्योंकि अभी पहले क्या होता था कि कनेक्शन हम लोग इंटरनेट का खुद देते थे, लोग उसके लिए इंस्टॉलेशन देते थे। अब ऐसे है कि जियो फ्री में दे रहा है, एयरटेल फ्री में दे रहा है। ये बड़ी कंपनी को एक छोटा आदमी कम्पीट नहीं कर सकता क्यों, और उनको जो रेट मिलता है वो रेट में हमको नहीं मिलता क्योंकि वो बल्क परचेस करते हैं, यूनिफॉर्म रेट नहीं है। सेम चीज़ के लिए भी अभी गवर्नमेंट से बड़े बड़े एमएसओ भी लड़ रहे हैं कि ओटीटी पे जो रेट मिल रहा है वो हमको दो तो हम भी उसी रेट में देंगे, पर यहाँ का रेट अलग है वहाँ का रेट अलग है। आज केबल का कनेक्शन महंगा पड़ रहा है, ओटीटी सस्ता पड़ रहा है, तो कहने की यूनिफॉर्मिटी नहीं है रेट में। अब ये आएंगी कब, तब तक क्या होगा कि जो छोटा जो आदमी है वो उसका बिज़नेस में भी कोलैप्स होने के नज़र पे। तो मुझे ये दिखा कि इसमें बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग केबल टीवी पे रहेंगे तो काम नहीं होगा, तो हमने इंटरनेट को बढ़ाया, मगर इंटरनेट में बढ़ाव करने के साथ अब क्या हो गया कि बड़े जो प्लेयर्स आ गए हैं जो फ्री में बांट रहे हैं, अब इनके साथ अगर कॉम्पीट करना है तो बोला हमें हमारी सर्विसेज बहुत बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा प्लेयर शुरू में फ्री में देता है, बाद में बोला बैक टू पवेलियन होता है। क्योंकि काम करने वाले लोग काम करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको जब नए काम करते हैं तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ज़्यादा होती है, कमीशन अच्छा मिलता है, और जब एग्जिस्टिंग जब चलते रहता है तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम हो जाती है। तो अब हमका हमारा ये गोल है कि नंबर्स पे काम करेंगे, प्रॉफिट पे काम नहीं करेंगे। प्रॉफिट कम रहा चलेगा मगर अपन नंबर्स अगर ज़्यादा है, अब हम लोग छोटे कंज्यूमर पे काम करना चाह रहे हैं, बड़े कंज्यूमर पे नहीं। बड़े ग्राहक आके चले जाते हैं,
तो बहुत बड़ा लॉस देके जाते हैं। छोटे छोटे ग्राहक अगर है तो 2-4 भी गए तो फ़र्क नहीं पड़ता, इज़ स्टेबिलिटी। तो इस तरह से हमने प्लान आउट किया इस बार काम को कि छोटों से काम स्टार्ट करेंगे, छोटे-छोटे चीज़ें बेचेंगे। ज़्यादा महँगी बड़ी-बड़ी चीज़ें बेचने से अच्छा है कम बजट के अंदर बेहतर वाला दो। अच्छा। ऐसे स्ट्रैटेजी चेंज करके अब वेलनेस की तरफ मैं ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि अभी ऐसा दौर आया है कि पहले के 70 के दशक में लोग 80-90 में गुजरते थे, 2000 के दशक में लोग 60-70 में गुजर रहे हैं, और जब 2000 का 25वीं सदी जब शुरू हुई है, अभी तो ऐसी सिचुएशन की तो बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, सबसे बड़ा। और उससे 10 साल पहले चले जाए तो पता चला था कि लोग 40-50 में भी जा रहे हैं। अभी तो ऐसा है कि अभी रिसेंटली अपने नागपुर में जो हुआ है डॉक्टर साहब का, उन्हें 3 दिन पहले चेक करके बाद हार्ट अटैक आ गया। तो कहीं ना कहीं आदमी का स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, हेल्थ पे ध्यान बिल्कुल नहीं है, और कमाई के चक्कर में उन्होंने अपने आप को खो दिया है। तो मुझे अब उस न्यूज़ के बाद में और ये जो चीज़ें आंकड़े जब सामने आए कि नॉर्मल डिलीवरी तो ख़त्म ही हो गई है, सारी सी सेक्शन हो रही है, और हेल्थ पे किसी का ध्यान ही नहीं है। शादियों उसके टाइमिंग बहुत बढ़ रहे हैं, जो उस पीरियड में जो चीज़ होना है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि कम्युनिटी और आने वाली जो जनरेशन है उनको सेव किया जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अगर इधर थोड़ा टाइम दिया, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है इनसे, क्योंकि ये तो काम चल रहा है, मगर मैं अगर यहाँ फोकस नहीं करूँ तो आने वाली जो नेक्स्ट पीढ़ी है वो कैसी होंगी। तो उनको समझाने के लिए या उनको एक अच्छी कम्युनिटी का पार्ट रखने के लिए मैंने सोचा कि अभी इस साल का पूरा जो इस साल से आगे का जो भी मेरी जर्नी रहेंगी वो लोगों को हेल्दी बनाने के लिए रहेंगी, और इस चीज़ से अवगत कराने के रहेंगी भैया खान पान क्या होना चाहिए, जीवन शैली क्या होना चाहिए, और परिवार क्या होता है, क्योंकि इन चीज़ों से ही लोग दूर होते जा रहे हैं। तो हमारा फोकस है कि इस तरह से अभी इस काम को बढ़ाया जाए। तर हे जेव्हा तुम्ही हेल्थबद्दल बोलताय तर ही कुठली पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशन आहे जी नहीं, क्या होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, ये कम्युनिटी है। जब हम कम्युनिटी शुरू होती है एक से, एक अच्छा होता है, दूसरा अच्छा होता है, और ऐसे करते करते लोग एक में से कनेक्टेड होते जाते हैं। अब किसी को सेहत में अच्छा बदलाव आया तो वो दूसरे को, कोई लोग उसको देखता है या वो सामने से लोगों को इनवाइट करता है। इस तरह से कम्युनिटी का काम होता है। कम्युनिटी रिजल्ट दिलाती है, अच्छा कोई पर्टिकुलर चीज़ दिलाती नहीं। अगर एग्जांपल से समझूँ इसको मैं, अगर मैंने किताबें को सेल किया तो वो मेरा खरीदी बिक्री हुआ, मगर मैं किताबों का नॉलेज किसी को बांट रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ मैं किसी एग्जांपल के ज़रिए, और वो जब 4 लोगों में बताता हूँ तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। तो कम्युनिटी ही, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, करने वाले लोग ही होते हैं, मैं एक ज़रिया रहता हूँ। तो हमें क्या करना पड़ता है, कम्युनिटी को साथ में लाना पड़ता है। जब लोग आते हैं तो लोग लोगों को सिखा देते हैं। पर्टिकुलर जैसा कि बोलते हैं ना, बच्चों को बच्चों में खेलने दो, सीख जाएगा। बच्चा अगर बोल नहीं रहा तो बोलने वाले बच्चे में डाल दो, बच्चा सीख जाएगा। सेम ऐसा होता है कम्युनिटी के अंदर, अगर लोग हैं, कम्युनिटी सिखा देती हो, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं सिखाता, सब लोग मिल के सिखा देते उसको। तो वैसे हेल्थ का कंसेप्ट वैसे ही है, जब उन लोगों के सर्कल में रहोगे तो आप वैसे बन जाओगे। जैसे हल्दी का धंधा करो, हल्दी हाथ को लगने वाली है, हेल्दी लोगों में रहो तो हेल्दी बनने ही वाले हो। वो औरे का फ़र्क रहता है। उस आप औरे में अगर आ जाओगे तो औरा आपको बना देता है। आप जैसे औरों में रहोगे, जैसे लोगों में रहोगे, वैसे बन जाओगे। वो बहुत भीड़ चाल में से एक आधा ही व्यक्ति होता है जो साइड में निकल जाता है, मगर जो ग्रुप में रहता है वो ग्रुप जैसा करता है वैसे ही कर लेता, वो सीख जाता है वो। नाईस। तर ही कम्युनिटी आहे म्हणजे मग याचे काही प्रोडक्ट्स असतात, काय कसं असतं? देखो हाँ, नेचुरली प्रोडक्ट तो रहते ही है। देखो हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। प्रोडक्ट तभी काम करेगा जब उसको सिखाया जाए, किताबें तभी काम करेंगी जब उसको पढ़ाया जाए, उसको सिंप्लीफाई किया जाए। अगर मैं किसी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करता हूँ या कोई प्रोडक्ट हाथ में देता हूँ, उसके लिए वो एक प्रोडक्ट है, मगर मैं उसको उस चीज़ का वैल्यू समझाता हूँ कि ये क्या काम करता है, इससे क्या रिजल्ट आता है, और ये कहाँ रहे, क्या किस तरह से लेने से आएगा, ये उसको वहाँ कम्युनिटी में समझता है। नहीं तो एक प्रोडक्ट है, वो एक किताब है, मगर जो उसको जब समझ में आ जाएंगी तो उसके लिए वो किताब नहीं रहेंगी। एक गुरु ने अगर ज्ञान की बात वो किताब से पढ़ के, तो किताब उसके लिए बहुत बड़ी एसेट हो गई। नहीं तो एक नॉर्मल किताब है, क्योंकि तो हम लोग अगर सेलिंग नहीं कर रहे, हम लोग शेयरिंग और केयरिंग करते।
और शेयरिंग केयरिंग तभी होंगी, अब नेचुरली हर चीज़ के पीछे प्रोडक्ट तो रहने वाला है, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। बिना प्रोडक्ट के तो कोई चीज़ चलेगा नहीं ना। तर बट प्रत्येक प्रोडक्टच्या मागे काहीतरी थॉट प्रोसेस आहे. हाँ, हर एक प्रोडक्ट के पीछे उसका इमोशन है, उसका रिजल्ट अलग है। अब उस वेलनेस में क्या होता है कि हर एक व्यक्ति का गोल अलग है। अब किसी को मसल्स इम्प्रूव करना है, अब मसल इम्प्रूव करना है तो उसको उसके हिसाब से गाइड करना पड़ेगा। अब किसी को माँ बनते समय किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं लेना है, उसको अच्छा खान पान करना है तो उसका प्रोग्राम अलग रहेगा। अब किसी को वज़न बढ़ाना है, उसका प्रोग्राम अलग रहेगा। किसी को स्किन अच्छी करनी है, हर एक आदमी का लाइफ का गोल अलग है। तर काय काय डील करता तुम्ही यार सगळं? देखो, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक हर चीज़ अवेलेबल होती है। अब उसको उनके हिसाब से कस्टमाइज़ करना पड़ता है। अब वन ऑफ द एक पेशेंट अभी हमारे सेंटर में एक व्यक्ति आए जिन्हें कैंसर था और उनका 100% कैंसर इम्प्रूव हो गया, कुछ भी नहीं रहा, ना कीमो करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा। दिस इज शॉकिंग. ये लाइव रिजल्ट लोगों ने देखा और उन्होंने बताया, जैसे प्रोफेसर वो खुद पढ़ाती है। कारण कॅन्सरची ट्रीटमेंट किती पेनफुल आहे मला माहिती आहे. माझ्या आईला पण झालेलं होतं कॅन्सर. तर ती सगळी ट्रीटमेंट आणि कीमोज मग सर्जरी. तो कैंसर में भी ऐसे, तो कैंसर सेल्स को अगर हम लोगों ने उनका खाना नहीं दिया, ऐसा खाना दिया कि वो जनरेट ही नहीं हो पा रहे हैं, तो नेचुरली कि वो अच्छा खाना उसको दबा देता है। इस तरह से होता है। तो कुछ प्रोसेस होती है, कुछ हर एक व्यक्ति का किस तरह से है, तो उसका प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। पहले उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसकी दिक्कत क्या है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, और फिर हम जो उसको गाइड करते तो पहले तो उसकी मानसिकता बनती है। एक्चुअली सारा खेल दिमाग का है। अगर मैंने सोच लिया कि मुझे कैंसर था, मैं ठीक हो रहा हूँ, तो वो प्लास्टिको वाला इफेक्ट चालू हो जाता है। वो थॉट कब आएगा, जब वो कम्युनिटी के अंदर रहेगा। मैं अकेला किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, कम्युनिटी करेंगी। अरे बढ़िया दिख रहे हो, बढ़िया हो रहे हो, बढ़िया हो रहे हो, उसको रोज वहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि बढ़िया हो रहे हो, पहले से इंप्रूवमेंट दिख रहा है, तो उसको लगता है अरे मैं इंप्रूव हो रहा हूँ, तो गोली काम कर रही है, उसका खान पान भी काम कर रहा है। मगर वो ऐसी जगह पे हो का तुला कॅन्सर हो, मला पण झाला होता, खूप त्रास होते, वो बोलती और त्रास हो रहा था, तो उसने माइंड में क्या जा मेरे को तकलीफ हो रही है, तो सेल्स क्या पैदा हुआ, ब्रेन ने क्या मैसेज लिया, तकलीफ हो रही है, तो तकलीफ और पैदा करता है। डाइट प्लस साइकोलॉजी दोन्ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, दिमाग का बहुत बड़ा खेल है इसके अंदर में, कि अगर दिमाग को अगर आपने मैसेज दिया कि भैया कोई तकलीफ ही नहीं है, तो दिमाग सोचता है कि कोई तकलीफ नहीं है, बढ़िया है, तो बढ़िया हो गया। अगर मैंने को लगा कि भूख लगी है, मगर मैंने दिमाग को बोला नहीं मुझे भूख नहीं लगी, बढ़िया लग रहा है, मस्त एनर्जेटिक हो, वो एनर्जेटिक है। सारा खेल दिमाग का है। दिमाग में आप हर स्पीड के दौड़ सकते हो, आप दिमाग को कितना दौड़ा, क्योंकि नॉर्मली हर एक व्यक्ति अपने दिमाग का 10% यूज़ नहीं कर रहा है। बरोबर. अगर वो यूज़ करना शुरू करे तो अभी कुछ स्टोरीज़ है जो मैंने पढ़ा था और एक वीडियो के ज़रिए देखा भी था, कि वन ऑफ द पर्सन जिनका फ्लाइट क्रैश हो गया और वो पूरी तरह से गिर गए थे, पूरे टूट गए थे, और डॉक्टरों का कहना था कि ये आदमी कभी बेड से उठ नहीं पाएगा। तो उनका कहना ये है कि ये उनकी सोच थी कि मैं उठ नहीं, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं 25 दिसंबर को हॉस्पिटल चल के निकलूँगा। 1 साल बाद वो व्यक्ति चल के बाहर निकला है, जिसका सिर्फ सांसें चल रही थी, बाकी कुछ काम नहीं कर रहा था। ये लाइव है ये बंदा, और उसका स्टोरी भी है कि उसने अपने दिमाग में ऐसी कोई बात को आने ही नहीं दिया कि मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, उसने अपने आप को ठीक कर लिया। तो कोई भी जो बीमारीज होती है, मैक्सिमम टाइम लोग उसके ऊपर, तुला बीपी झाला का, हो मला ये मी पण एक गोळी का, तो बोलते मैं 4 गोली खा रहा हूँ, मगर वो ये नहीं सोच रहे कि हुआ क्यों। बीपी शुगर तो कंपलसरी हो गया बोले आजकल. मैंने बीपी देखो हर एक व्यक्ति, अगर नहीं है तो एबनॉर्मल है, ऐसा हो गया. हाँ, क्यों अभी माहौल वैसा बन गया ना, मार्केट का माहौल ही ऐसा बन गया है कि अच्छा तुझ्याकडे माझ्या 2 डायबिटीज है, इस तरह से बातें की जा रही है, मगर वो क्यों हो रहा है उस पे ध्यान नहीं दे रहा कि इसको ख़त्म करना है। आपका लाइफ स्पैन का, आप जब मेडिसिन के ऊपर अगर जा रहे हो, आप दिन ब दिन अपने आप को कम कर रहे हो। आप थोड़ा सा शांत होकर अगर सोच के समझ ले कि भैया आज से पहले लोगों को बीपी नहीं था क्या, शुगर नहीं होती थी क्या, मधुमेह पहले भी था, मगर वो किनको था, जो सेठ थे। आजकल तो हर एक व्यक्ति को हो रहा है। दूसरा, मार्केट में एक लूप बन गया है कि उसके प्रकार आ गए डायबिटीज़ के भी, प्री डायबिटिक, पोस्ट डायबिटिक, टाइप 1, टाइप 2,
हम लोग एक एक चक्कर के अंदर फंसते जा रहे हैं और दिनों दिन फंसते ही जा रहे हैं. त्रास नाही व्हायला पाहिजे, मला त्रास नाही व्हायला पाहिजे, इस चक्कर में वो त्रास ज़्यादा ले रहे हैं और उनका लाइफ स्पैन कम होते जा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो गई है. और वो अपने आप में चेंज करना ही नहीं चाह रहे क्योंकि उस लूप के अंदर है ना, क्योंकि मार्केट वैसा कर रहा है. माझ्या पोराला वेळच नाही, रात रात भर के जॉब करना. मैक्सिमम लोग अभी ऐसा हो गया है कि वो दिन कब उगता है उनको पता ही नहीं, सूरज कैसे निकल रहा है देखा ही नहीं उन्होंने कई जिलों से. तो कहीं ना कहीं हमारी जो जनरेशन है वो बहुत बैड हैबिट की तरफ जा रही है. लोग सवेरे उठ के 3-4 बजे सवेरे सवेरे वो पोहा खा रहे, उपमा खा रहे, सिगरेट पी रहे. तो ये कल्चर ही डिस्टर्ब हो गया ना. तो इस कल्चर को सही करने के लिए कम्युनिटी मदद करेंगे. पर्सनली मैं नहीं कर सकता, मैं किसी को एक बार बोलूँगा, मगर कम्युनिटी का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है. इसलिए हम वेलनेस की तरफ में कम्युनिटी को प्रपोर्ट करते हैं कि आप कम्युनिटी के अंदर में रहो, आप लोगों में रहो. आप जब लोगों में रहेंगे तो सीख जाएंगे और फिर अपने आप में बदलाव करेंगे. और एक पॉइंट की बात थी जो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए. इमोशन ख़त्म हो रहे लोगों के, एक में एक से प्यार ख़त्म हो रहा. माँ का बच्चे के प्रति एक प्यार हमने देखा है कि उतना नहीं रह पा रहा है जैसे पहले था. अब हमारे भी सास ससुर को 12-12 बच्चे थे, 10-10 बच्चे थे. आज लोग 1 और 2 पे है, मगर तब भी उतना अटैचमेंट नहीं है. देखो अभी एक मार्केट के अंदर बूम चल रहा है कि माझा मुलगा अमेरिकेत आहे. उनको बहुत गर्व लग रहा है कि बच्चा बाहर विदेश में आके पढ़ रहा है, मगर यहाँ तो अकेला है. तूने कमाई किसके लिए की थी? बच्चों को दूर रखने के लिए. अभी कोरोना के समय में एक हमारे अंकल आते थे, उनकी डेथ हुई, बच्चा आया ही नहीं, वो अकेले पड़े रहे. एनएमसी आके लेके चली गई. तो ज़िंदगी में क्या कमाया तूने? पैसे सब कुछ थोड़ी है. मेरा बेटा भी अभी उसका भी वीज़ा और बाकी सब चीज़ें क्लियर हो गई थी. MIT से उसने ग्रेजुएशन किया, तो सारी चीज़ें प्रोसेस पूरी हो गई थी. सिर्फ उसको अभी फ़्लाइट करके जाने का था. 60 लाख का पैकेज भी था, मगर मुझे मन में कभी नहीं था कि बच्चे बाहर जाए. पुणे के MIT से उसने किया, सब कुछ रेडी हो गया था. तो मैंने रेडी भी कर दिया, भैया तेरे को 50-60 लाख रुपए जो लगने वाला है, मैं प्लॉट रखा है उसको सेल कर दूंगा. बात भी हो गई कि सर वो बेटा जैसा आएगा तो इसको आप ले लेना करके. तो बोले ठीक है, आप बोल देना, दूसरे दिन पेमेंट कर देंगे. अब उसी दौरान उसका पुणे में हुआ एक्सीडेंट बेटे का. तो उसका हैंड डिसलोकेट हो गया, हाथ साइड से निकल गया कंधे से. मेजर इंजरी हुआ. कुछ चीज़ें उसको हमको बताई, कुछ चीज़ें नहीं बताई, मगर वहाँ पर लोगों ने किसी की मदद नहीं की. उसकी ऑटो को रुका तो मैंने बुक किया करके उसको हकाल दिया गया, छोड़ दिया गया कि बच्चे ऐसे ही करते, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी. किसी ट्रक ने ठोक के चले गया था. कैसे तैसे करके हॉस्पिटल जब पहुंचा तो जब रात को फ़ोन किया कि तो लगा हुआ, तो मतलब कुछ मत कर, क्योंकि मैं कम्युनिटी का पार्ट था, हेल्थ कम्युनिटी का पार्ट था. तो मुझे पता था कि इसको अगर ऑपरेशन कर देंगे दिक्कत हो जाएंगी. तो ना रात का फ्लाइट, इमीडिएटली फ़्लाइट करके रातों रात आया, घर पे बुलाया. मैंने मेरे बच्चों को कम्युनिटी में डाला, कम्युनिटी में ले आकर रखा कि कम्युनिटी में क्या रिज़ल्ट आते हैं. फिर उसकी जो डॉक्टर की लिखी हुई डिस्क्रिप्शन थी उसके कंटेंट पढ़ने लगा है. बोला ये क्या लिखा है इन्होंने. डॉक्टर ने बोला कि 6-8 महीने तक ये सही नहीं होगा, बाद में इसका बोन मैरो में दिक्कत आ गया. जो इतना मेजर बताया. तो जब हम कम्युनिटी में थे और जब हमने पढ़ा है कि शरीर चलता गया, सेल्स की ज़रूरत क्या है और शरीर अपने आप को ठीक करता है, ये हमें पता हो गया था. कि क्योंकि मैं 10 साल 12 साल से उस कम्युनिटी का पार्ट हूँ, मुझे पता था कि इसको ठीक कैसे करना है. मगर मैं मेरे बच्चों को समझा नहीं सकता था. मेरे क्यों सुनेगा, क्योंकि उसको वाले मेरा बाप पढ़ा नहीं है. पहले तो दिमाग में यही आता है बच्चों, क्योंकि जब जिस संगत में रहते हैं उनको ऐसा लगता था कि प्रोटीन यानी चिकन ही खाना है. हम मना भी करेंगे तो वो सुनने वाले नहीं है. तो मैंने बच्चों को मैंने क्या किया, कम्युनिटी में डाला, हेल्थ कम्युनिटी के अंदर में. वहाँ जब देखा, वहाँ जब रिजल्ट देखा, वन ऑफ द पर्सन थे जिनके 3 पेट्रोल पंप है, बच्ची को दोनों किडनियाँ फेल. डॉक्टर बोले 15 दिन के ऊपर जिंदा नहीं बचेंगी, बच्चे 15 सालों से इसकी किडनियों का इशू चल रहा है. कम्युनिटी में रह के वो लड़की की किडनी सही हो गई, वो आज फंक्शन भी कर रही, 3 साल से टनाटन है. तो वो जो रिजल्ट देखा वास्तविक मिला लाइव में. अब जब उसको कंटेंट जो डॉक्टर लिख के दिए, इसको खाने के जरिए कैसे पूरा किया जाए उसका प्रोग्राम बनाया. अच्छा.
जैसा मैग्नीशियम, जो बहुत सारे कंटेंट रहते मेडिकल के जो टैबलेट्स पे लिखे रहते, वो कंटेंट में कितना mcg है उसको पढ़ा हमने। अब वो हमारे खाने में किस जगह मिलता है उसको ढूंढा, अब इस खाने को बढ़ा दे। सो इंटरेस्टिंग। अगर मुझे मालूम है कि भाई एप्पल से ये कंटेंट आ रहा है, तो मुझे एप्पल कितने खाने पड़ेंगे, एग्जाम्पल, तो मुझे ऑरेंज कितने खाने पड़ेंगे, मुझे ककड़ी कितनी खाने पड़ेंगी, मुझे क्या करनी पड़ेंगी जिससे मेरे शरीर में ये जाए, क्योंकि मेडिसिन तो केमिकल से बन रही है, शरीर केमिकल से नहीं चलता है, कहीं ना जाके डिस्टर्बेंस करेगा। तो खाना डालो ना, ऐसा खाना डालो कि वो जो डाइजेस्ट भी हो जाए। तो वो हमने समझा और वो उसको देना शुरू किया। 6 महीने की तकलीफ 3 महीने में कवर हो गई, और आज मेरा बेटा वेलनेस कोच बन के आज लोगों की मदद कर रहा है। उसने लंदन कैंसिल कर दिया, अब उसने अपना करियर इसको चुन लिया, ये लोगों की हेल्थ करना है, क्योंकि उसकी खुद की हेल्थ सही हुई। म्हणजे एक ॲक्सिडेंटनी पूर्ण त्याचं स्टोरी चेंज करून अब टाकली, पूर्ण गोल चेंज। पूरा गोल चेंज हो गया। अब उसको देख के छोटा बेटा भी 18 साल का, वो भी इसी कम्युनिटी में आके वो भी लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। उसी की क्लासमेट थी जिसको पीसीओडीज के बच्चे की प्रॉब्लम थी, बहुत परेशान थी 6 महीने से। उसने उसको बुलाया तो वैसे बोले तू अकेली नहीं आ सकती, फैमिली को लाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी में अकेले बच्चे अलाउ नहीं है। अच्छा। तो डैडी भी आई, मम्मी भी आई, अब उसके दादा दादी भी आ गए। अब उसके दादा दादी 32 साल से मेडिकल फील्ड में रहे, मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे रहे, उनको सब पता है। उसके बाद भी दिक्कत में थे। पापा इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर है, मापन अधिकारी है। मम्मी बहुत सारी चीज़ें अपने मन से ट्राई कर रही थी। जब कम्युनिटी का पार्ट बनी तो उनकी सबकी सेहत सही होना शुरू हो गई। 6 महीने की दिक्कतें 3-4 महीने में निकली, क्योंकि वहाँ आके सीखे उन्होंने कि भैया खान पान क्या होना चाहिए। वो बच्ची रात को 4 बजे सोती थी, यानी सवेरे 4 बजे सो रही थी। आपकी नींद साइकिल्स ख़राब थी। कम्युनिटी में आके रोज़ रोज़ सिखाने समझने से समझ गया खान पान क्या होना चाहिए, रात को कितने बजे तक खाना है, सोना कितने बजे है। जब ये लोगों में सुना उसने तो अप्लाई करना शुरू किया। मेरे बोलने से अप्लाई नहीं करते थे, मगर उन्होंने किसी ने अप्लाई किया, उनका रिजल्ट दिखा। जब उनका रिजल्ट दिखा तो उसको लगा नहीं मैंने भी करना चाहिए, तो उनने फॉलो किया तो सही हो गई। इसके लिए कोई मेडिसिन ने काम नहीं किया, कम्युनिटी काम करी और उसका पर्सनलाइज प्रोग्राम। उसकी ज़रूरत क्या है, उसको क्या खान पान में बदलना है, क्या जीवन शैली बदलना है। महत्वपूर्ण है जीवन शैली बदलना। आप अगर बाहर एक खाना खाने जा रहे हो तो पहले चूज़ करो कि मैं जो खा रहा हूँ ये मेरे शरीर की ज़रूरत है या सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहा हूँ। ये आपको चूज़ कर रही है, ये कौन सिखाएगा। माँ बाप ने बोले तो बोले मलखान ने खाओ ना देते मेरी इच्छा। अब वहाँ पर जाके वो सुन गई, समझ लिया और रिजल्ट आ गया। तो इस तरह कम्युनिटी इफेक्ट करती है कोई भी चीज़ के लिए। इफ समबडी वांट टू जॉइन योर कम्युनिटी तर काय कसं करायचं असतं त्याला? हम लोग कम्युनिटी में लाने के लिए कि बोलते हैं भैया आप पहले 2 दिन का ट्रायल लो। अच्छा। आप पहले दिन आओ, अनुभव लो, पहले दिन का अनुभव दूसरे दिन आके बताओ। अगर आपको अच्छा लगता है तो स्टार्ट करो, अदरवाइज कोई कंपल्सेशन नहीं है। अच्छा। हम किसी को फोर्स नहीं करते। वो जब उस कम्युनिटी के अंदर आता है तो वो देखता है, वहाँ पर उसको रिजल्ट दिखाए जाते हैं। अब जब शरीर के अंदर अच्छी चीज़ें अगर जाती है, सवेरे सवेरे आपके मॉर्निंग में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं या पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जब आती है तो माइंड वैसा काम करना शुरू कर देता है। और वो जब देखता है कि यार इसको लेकर, और हम बोलते हैं कि पहले दिन आने का उनको बोलते हैं आप 1 लीटर पानी ज़्यादा पियो। बहुत लोग पानी नहीं पी रहे आजकल, खरीद के पी रहे, मगर घर का नॉर्मल पानी नहीं पी रहे। और हम जब से कम्युनिटी में तब से हमने बाहर का पानी खरीदना बंद कर दिया, जहाँ का जो मिलता है वही पानी पीते हैं। क्योंकि बॉटल वाटर में वैसे भी माइक्रो प्लास्टिक्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी। आपको जिस एरिया में हो उस एरिया का फूड, उसी एरिया का पानी पीना चाहिए, कि वही आपकी क्लाइमेट और आपकी बॉडी को सही करने वाला है। और वहाँ जाके मैं इधर का करूँगा तो कोई काम ही नहीं करने वाला है। जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस लिया है, अहमदाबाद में गया था, उपासना में मैंने खूब सारे फ्रूट्स खाए, मेरा डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि दिन भर मीटिंग में ठंडी में बैठे रहना और फ्रूट्स ही खाना अच्छे रहते करके, कुछ नहीं, डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। 2 दिन तो पूरा ब्लॉक हो गया, उल्टी कर रहा तो फ्रूट्स ही बाहर आ रहे हैं, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। मैंने बहुत सारी उल्टी की और पेट को खाली किया। इमीडिएटली वहाँ जाकर खाखरा फाफड़ा खाया, जो वहाँ का फूड है। लोग जैसे खाया 1 घंटे में रिलैक्स हो गया, मैं पूरा नॉर्मल हो गया। लोकल फूड बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। इसलिए अगर आप साउथ जा रहे हो तो वहीं का खाओ, नॉर्थ जा रहे हो नॉर्थ का ही खाना खाओ, वहाँ जो बनता है। वहाँ जाके आप महाराष्ट्र का भाकर मत मांगो, वहाँ जाके साउथ में जाके समोसा मांगते हैं लोग। हाँ, वो क्या होता है कि उस क्लाइमेट के लिए वो सूट होता है उनको और अपने को भी सूट करता है।
तो ये चीज़ें थोड़ा समझना पड़ता है, मगर ये हम बोलेंगे तो नहीं समजेंगे, कम्युनिटी समजाएंगी. तर म्हणून शिक्षक 50 लोकांना शिकवतो, त्यातला एक व्यक्ती पास होतो. त्याला एकटा घेऊन ट्यूशन नहीं देता है, वो ग्रुप में ही होता है. इसलिए कम्युनिटी का पार्ट बनाने बोलते हैं कि भैया आप कोई भी चीज़ कम्युनिटी में रह के लो. कम्युनिटी में रहेंगे तो ही आप सही रहेंगे. आप कम्युनिटी से बाहर जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे. आप 8 दिन भी क्या होता है, बाहर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिविटी बहुत कम है. तो आपको पॉजिटिवली 2% तो भी देना पड़ेगा, तो निगेटिविटी को झेल सकते आप, अदरवाइज नहीं झेल सकते. हाँ, बाहर पॉल्यूट भी हो गया है सब हाँ. कुछ. इफ यू विल गो आउट, हार्डली यू विल फाइंड समथिंग हेल्दी टू ईट. यस, आपको अनहेल्दी चीज़ें ही मिलने वाली है, तो आपको कैरी करना सीखना है. जैसा मैंने अभी आते समय अपना कैरी किया था, मुझे मालूम था कि मुझे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. मेरा लंच टाइम है तो या मेरा कुछ टाइम है, तो मुझे वो अगर मेरा डिस्टर्ब हो रहा है तो मुझे मेरे बॉडी की नीड जो है वो डालना पड़ेगा. तो अगर मैं कम्युनिटी का पार्ट नहीं, तो मुझे पता नहीं था, मैं उस समय जो मिलता वही खा लेता. मुझे मालूम था मेरा गला सूख रहा है तो मुझे ठंडा पानी नहीं, वार्म वाटर पीना है. अगर मैं नॉर्मल पानी पीता हूँ तो मुझे वॉशरूम भागना पड़ेगा. मैं वार्म वाटर पीता हूँ तो क्या होता है, मैं सिप सिप करके पीता हूँ, सलाइवा के साथ जाता है, तो मुझे वॉशरूम ही नहीं आने वाली है. मैं 2 लीटर पी लूँगा तो वॉशरूम नहीं आएंगे, क्योंकि मैं बात भी कर रहा हूँ तो मेरे मुंह से पानी निकल रहा है. और जब हम सिप सिप करके भी, तो सलाइवा के साथ जब आता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है. तो ये चीज़ें कब समझी हम, जब कम्युनिटी में रहे. अगर इसका मैं बच्चों को बोलूँ ऐसा नहीं, पानी नहीं पीना है, तो यांचा आहे. मग वो चीज़ अगर 100 लोगों में बताई, हाँ सर जब से मैंने ऐसा करना शुरू किया ना तब से मेरा अच्छा हुआ, फिर वो उसका अरे इसका अच्छा हुआ तो मुझे भी करना है. तो वो थर्ड पर्सन सिखाता है, डायरेक्टली नहीं होता है. तो इस तरह से अभी ये वेलनेस वाला जो काम है वो इस तरह से चलता है अभी. कम्युनिटी मॉडेल. हाँ, कम्युनिटी मॉडल से. सो नाईस. तर आता जर नवीन जनरेशन आहे, नवीन जनरेशनला तुम्ही काय मेसेज द्याल, जर कोणाला आपला बिझनेस सेट करायचा आहे किंवा कोणाला आपला हेल्थ केअर करायची आहे, तर हे 2 वेगवेगळे, आता कसं मी तुम्हाला दोन्ही प्रश्न विचारतोय, हो. तुम्हाला दोन्ही गोष्टींचं बरोबर. तर हे 2 वेगवेगळे उत्तर हवे. बिजनेस आणि हेल्थ, अभी इसमें ऐसा है कि 2 पहलू है. अभी वो किसी व्यक्ति को बिजनेस करना कौन सा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको वो पता होना चाहिए मुझे करना क्या है. बहुत बार लोगों का गोली सेट करना क्या, भेड़ चाली चल रहे हैं, वो क्लियर ही नहीं है. वो बोलते हैं इंजीनियर को, इंजीनियर कर रहा हो, डॉक्टर, मगर तू बन क्यों रहा है. अब अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैं केबल इंडस्ट्री में आया, मुझे मालूम था मुझे ये काम करना है, तो मैंने उसके प्रति जगजोजुहाद और जुगाड़ करना शुरू कर दिया. कहाँ पे क्या सामान मिलता था, मैं अपना बिजनेस कैसे खड़ा कर सकता हूँ. ज़रूरी नहीं बिजनेस खड़ा करने के लिए बहुत कुछ भांडवल लगती है. जो लोग अरेंज करते हैं वही बिजनेस कर सकते हैं. अगर आप बड़े बड़े जितने भी एग्जाम्पल लेंगे, किसी का भी एग्जाम्पल लो जो आज टॉप में है, वो मेरे ख्याल से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया है, और ना उनके पास भांडवल थी ना पैसा था उनके पास. तो बिजनेस करने वाले के वो माइंड में पहले आना चाहिए. आज अगर आप ओला देखेंगे तो उसका खुद का कोई गाड़ी है ही नहीं. आप ओयो होटल देखेंगे, उसका खुद का होटल है ही नहीं. तो ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें होना है, वो माइंड में आना चाहिए मुझे करना क्या है और किस तरह का करना है. पहले प्लान आउट, उसको पहले प्लान करना पड़ेगा कि बिज़नेस करना है तो मुझे किस तरह का बिज़नेस करना है, और उसके लिए इनिशियल की ज़रूरत क्या आने वाली है, और मैं इसको कितने दिन सस्टेन कर सकता हूँ. कोई भी बिज़नेस अगर स्टार्ट करना है तो उसको 1000 दिन लगते हैं, 1000 डेज मिनिमम. इतना तो लगने वाले ही है उसको, कि उसको समझने और सहारने में उतना टाइम लगता है. तो लोगों में पेशेंस नहीं है. कुछ लोग स्टार्ट करते और बंद कर देते हैं. वो स्टार्ट करते हैं और जब ग्रोथ आने वाली रहती है उसके एक कदम दूरी वो अपना पैर पीछे निकाल लेते हैं. ये बहुत बार स्टोरी में बताया गया है कि कोई व्यक्ति खान खोदने गया, खूब खोदा नहीं आया, उसके बाद आया, उसने एक हथौड़ा मारा, मिल गए. तो ऐसा ही होता है कि आप जब किसी चीज़ को करते तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, लास्ट मोमेंट तक करते रहना है. कि आप प्रायोरिटी दो, जहाँ पर भी आपको सक्सेस पाना है वहाँ आपको आपकी प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा. अगर मुझे जॉब हो या बिजनेस हो तो आपको वहाँ पे पहला आना है और लास्ट जाना है. वो एक कहावत भी थी और एक कहानी भी सुनाई गई थी. एक पर्सन बोलता है, उसके 3 लड़के होते हैं, बोलते मेरे खेत में बहुत सारा सोना गाड़ के रखा है, मगर कंडीशन ये है कि आपको छाँव में ही जाना है, छाँव में ही आना है. तो एक लड़का क्या करता है, 2 लड़के रहते हैं मेरे ख्याल, हाँ,
तो वो क्या करता है, घर से लेके वहाँ तक मंडप बांध लेता है खेत तक, और छाँव में जा रहा है, छाँव में आ रहा है, और वो खेत को ढूंढ रहा है कहाँ पे सोना है। दूसरे के दिमाग में पिताजी ने बोला कि छाँव में जाना, छाँव में आना, इसका मतलब सूरज निकलने से पहले जाना है, खुदाई करना है, और दिन ढलने के बाद घर आना है। तो ये लड़का छाँव में जा रहा है कि उसने वहाँ मंडप बांध दिया है, जा रहा है, देख रहा है, आ रहा है और देख रहा है वहाँ पे खुदाई कर रहा है। मगर ये जो सवेरे से जाके खुदाई कर रहा था, ढूंढ रहा था, उसने क्या उस प्रोसेस के दौरान में पूरा खेत को खोद डाला। जब कुछ मिला नहीं तो उसने बोला, खेत तो खोद ही डाला हूँ, क्यों ना मैं इसके अंदर में बीज बो ही देता हूँ। बारिश का सीज़न आया और जब निकला तो वही तो उसके लिए सोना था, मगर इसके दिमाग में ही नहीं आया। तो वो माइंड सेट रहता है कि आप कर क्या रहे हो। आपने अगर समय दिया है तो उसका रिजल्ट आएगा, समय लेगा। अब वो सवेरे जल्दी उठ के जाता ही नहीं, खोदता ही नहीं, तो तब जो उसके ध्यान में है कि पिताजी ने बोला कि सोना है खेत में, तो क्या सोना है, वो ये है जो तूने मेहनत करके पा लिया। और उसने मेहनत ही नहीं किया, वो सिर्फ छत के नीचे जाते रहा और आते रहा। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं कि जो सक्सेस नहीं हो पाते और दूसरे को ब्लेम करते हैं, वो ये नहीं देखते कि मैं कर क्या रहा हूँ। उनको क्या सोचते हैं कि 11 बजे की जॉब है ना, पंचिंग टाइम 11:15 तक है, तो वो 11:10 पे जाएंगे या 11:14 पे जाएंगे, और वो रिटर्न का टाइम देखेंगे कि भैया कब घंटी बजती और कब मैं निकल जाता हूँ। वो काम करने के लिए कर रहे, वो कुछ हासिल करने के लिए, कुछ उसमें कुछ नया करने के लिए नहीं कर रहे, इसलिए लोग वहीं रह जाते हैं। अगर वो थोड़ा उसके आगे अगर चले जाए कि नहीं ये मेरा काम है और मुझे इसके अंदर कुछ करना है, तो अपना काम ख़त्म कर दूसरों को मदद भी कर सकता है ना। वो ये सोचते ही नहीं। तो ये जब सोच लेगा आदमी तो बढ़ जाएगा आगे, ऐसा मुझे लगता है। एग्जैक्टली। क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं ना कि जॉब को बहुत लोग सोशल मीडिया पे एक ये चल रही है कि 9 to 5 जॉब, 9 to 5 जॉब से बाहर निकलो, 9 to 5 जॉब से बाहर निकलो। तो उससे भी एक यूथ के माइंड में एक निगेटिविटी आ गई है जॉब के लिए। बट जॉब जो आपको सिखाता है, बहुत कुछ सिखा देता है। मतलब अगर बिजनेस करने के पहले आपने कुछ साल जॉब किया है, तो जो बिजनेस में वो शार्पनेस आएगी आपकी, माइट भी वो डायरेक्ट अगर बिजनेस शुरू करते थे तो माइट भी नहीं आती थी। हो सकता है, करेक्ट है। इफ़ यू आर डूइंग सम जॉब, डू इट, लर्न फ्रॉम इट। हाँ, इसके लिए एक चीज़ और है कि अगर आप कहीं जॉब करते हो तो पहले आप रिसीवर बनते हो, तभी तो गिवर बनोगे ना। आपने कुछ सीखा ही नहीं तो समझाओगे क्या। तो आप जब वहाँ, मुझे यानी एक चीज़ और अभी ध्यान में आई, जब मैं पिताजी जब बचपन में 10th में जब पिताजी यहाँ कपड़े की दुकान में काम, वहाँ मैं भी करता था पार्ट टाइम। हम लोग दोपहर की छुट्टी में जाते थे, फ्रेश डिपार्टमेंट बर्डी पे। तो वो सेठ जी, अग्रवाल सेठ, 9 बजे अगर नहीं आए तो आपका रेगुलर कैंसल, आप अपसेंट हो गए। तो वहाँ पर 8:55 पे पहुँचना पड़ता था। वो खुद 9 बजे खड़ा रहता था, और दोपहर की छुट्टी देके शाम को 9 बजे, 9 से 9 वहाँ जॉब था पहले। और उसमें भी अगर आप 26 दिन रेगुलर तो 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलते थे। क्या तो अब मुझे वो ध्यान में आता है कि उन्होंने वो क्यों रखा कंडीशन वैसा। अगर आप समय पे आते हो तो समय पे सब काम पूरे होते, तो आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलता है, और रिवॉर्ड देते थे वो। तो कहीं ना कहीं आदमी रिवॉर्ड के चक्कर में भी काम करता है। एक वो है ना, उसके लिए कोई ना कोई वो होना, एक मोटिवेशन देने के लिए, तो कोई कहीं रिवॉर्ड या कोई ना कोई चीज़ अगर लगा दी जाए तो आदमी वो उसके चक्कर में कर लेता है। एक तो सेल्फ मोटिवेशन या किसी रिवॉर्ड के चक्कर में मोटिवेशन हो जाता है। चालेल, आता जसं आपण बिझनेस बद्दल हो हेल्थ बद्दल दुसरा मी एक प्रश्न विचारला होता, हेल्थ बद्दल तुम्हाला सजेशन द्यावं। हेल्थ के लिए अगर सजेशन करना है तो नए यूथ को ये देखना है कि उनको तो अपनी पहले जीवन शैली बदलना बहुत ज़रूरी है। अभी जो हम देख रहे हैं कल्चर की लेट नाइट्स पार्टीज़ करना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, महीने में एक आध बार ठीक है, आउटिंग खाना भी खाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, हर कल्चर, हर जगह का टेस्ट, हर चीज़ की मालूमात होना ज़रूरी है, मगर उसके आदी नहीं होना चाहिए। और अगर यूथ अगर आगे जा रहा है तो कहीं ना कहीं माँ बाप का ही कसूर बोलूँगा मैं। एक तो उन्होंने उनको ज़्यादा आज़ादी दी या ज़्यादा पैसा दे दिया उनको, या उन्होंने वो चीज़ बताई नहीं कि जहाँ से वो निकले हैं।
बहुत बार क्या होता है कि माँ बाप को ये लगता है कि हमें नहीं मिला ना, कम से कम बच्चों को दे देते। मेरा ये सोच है कि हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें वो करना चाहिए, उन्होंने देना चाहिए, मगर करने के बाद ही देना चाहिए। जो मैंने किया थोड़ा सा, कि मैंने जो ये भी, जब बेटा मेरा पूना में गया, तो मैंने उसको ये बोला कि अगर आप हेल्थ वाली चीज़ें अगर खाते हो तो मैं महीने का हेल्थ का चीज़ें पूरा होऊंगा, मगर आप रोज़ नॉनवेज खाना चाहते हो, बाहर का अगर आउटिंग करोगे तो मैं 100 रुपीज़ पर डे से ज़्यादा नहीं दे सकता। 100 तो मैं उसको 200 रुपये पर डे के हिसाब से 6,000 रुपये ही देता था। फ्लैट का भाड़ा मैं दे रहा हूँ और 3,000 पेट्रोल का। मैं उसको 9,000 से ऊपर कभी नहीं दिया, और कुछ इनकेस अगर है तो मैंने उसको मम्मी का क्रेडिट कार्ड दे के रखा था, इससे खर्चा कर लेना जब ज़रूरत रही, कम से कम OTP मेरे को ही पूछेगा ना। तो मैंने उसको पूना में रह के एक्सेस अमाउंट नहीं दी, जितनी ज़रूरत उतना ही दी। तो कहीं ना कहीं उसने उस पैसे कमाने के लिए कहीं ना कुछ मेहनत की। अभी कभी कभी बोलता है कि मैंने जूते बेचे, मैंने ये बेचे। वो कमाने के लिए मेहनत, और वो कुछ जो जगत उसने अगर की नहीं होती तो उसको पैसे की वैल्यू नहीं करती। तो अगर आपने उसकी हर चीज़ को मान लिया होता और दे दिया होता, तो नेचुरल है कि बच्चे अनहेल्दी की तरफ ही बढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो माप बहुत बड़ा है। तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए। अगर हमको जाना ही है, खिलाना ही है, तो माँ बाप का फ़र्ज़ है कि बच्चों को साथ में ले आके करें। आउटिंग भी कराना बाहर, चल हम भी चलते साथ में, तेरे मिल के खाएंगे, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उसको छोड़ दिया, क्या बोलेंगे मेरे पास समय नहीं है, मेरा जॉब है, मेरा ये है, तो कहीं ना कहीं आपने उसको दूर कर दिया। तो नई जनरेशन को जो अपना जो सवाल था वो इसी तरह डिस्टर्ब होती है। कहीं ना कहीं घर से ही वो डिस्टर्ब हो रहा है। एक तो उसको वो प्यार नहीं मिल रहा है, या वो जो चीज़ वो चीज़ नहीं मिल रही है, या रिस्ट्रिक्शन मिल रही है, या बहुत ज़्यादा मिल जा रही है, या तू जा तेरा देख ले, तो किसके साथ देखेंगे वो? उसको अगर दुनियादारी देखना है, अगर आपने उसको पैसे पूरा दिए तो किसके साथ देखेगा वो? उसका फ्रेंड सर्कल क्या है? क्योंकि आप आपके जॉब और बिजनेस में लगे हो, आपने समय नहीं दिया। तो ये सब शुरू घर से ही होगा, और वो माँ बाप से ही होगा। अगर नई जनरेशन को हेल्दी और अच्छी चीज़ में अगर लाना है, तो शुरुआत घर से माँ बाप से ही करनी पड़ेगी। मैं बच्चों को दोष, इस जनरेशन को दोष दे ही नहीं सकता कि वो बिगड़ रहे। बिगाड़ने के लिए चांस किसने दिया? आपने दिया। मैं दे रहा हूँ मेरे बच्चों को, अगर मैं उनको उनकी जो चाहिए उनको मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, या करने का तरीका मेरा गलत है, इसलिए वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं उनको, मुझे देना है, मगर मैं उनको सही समय पे दूंगा। अभी जैसा 2 दिन पहले बोले शादी थी, बच्चे का अच्छा ड्रेस नहीं है, मतलब ठीक है ना, अभी 26 जनवरी आ रही है, उसका बर्थडे आ रहा है, तो बच्चे अच्छा लेके दे देंगे, दे सकते आज भी। मैं नहीं, उसको मालूम होना चाहिए मेरे को जो पहले लेके दिया, मेरे को हर बार नहीं, उसको सही करना भी है ना। नहीं तो पड़े हैं, हर बार नए नए लेते यार, वो घर में ढीक पड़ा हुआ है। तो समय में ही दो, है करके बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। तो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है। एक्सेस कंजम्पशन पण खूप वो तकलीफ होती है, वो होता है, क्योंकि अभी से बच्चे के हाथ में तुमने एप्पल दे दिया, मोबाइल, ज़रूरत क्या है? तुम्हारा पैसा है, ज़िंदगी शैली, तुम्हारा सब कुछ है, मगर उसकी ज़रूरत नहीं है ना उस चीज़ की। अभी हम लोग देखते हैं कि लोगों ने शौक के मामले में फ़ोन लेके रहे, जबकि उसके अंदर का यूज़ ही नहीं करते। उसके अंदर के जो फीचर्स है उसका समझता ही नहीं है, सिर्फ नाम के लिए लेके रख लिया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनके बियॉन्ड हो गई ना, वो अलग हो गई। वो थोड़ा थोड़ा बड़ा के दो ना, स्टेप बाय स्टेप। हर समय से पहले और समय से ज़्यादा नहीं देना है, ज़रूरत का समय देना है। मेरे बच्चे ने जब उनने सोचा कि मुझे लंदन नहीं जाना है, मैंने इमीडिएटली कार परचेस कर ली। मेरा कोई ना कोई खर्चा बचने वाला था और कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ने वाला था, तो मैंने कार ले ली, कार दे दी उसके हाथ में। मुझे मालूम था वहाँ घूम के कम से कम यहाँ घूमेंगा, इलेक्ट्रिक कार ले ली। बैटरी ख़त्म होगी भैया, घर पे आ जाएगा, 200-250 से चलेगा नहीं ज़्यादा। क्योंकि ये मुझे सोचना था ना, उसको ज़िंदगी जीवन शैली भी देनी थी, वो भी करना था। मैंने उसके अंदर क्या किया, अब पेट्रोल डालेंगे तो भरते रहेगा, वो घुमाते रहेगा। अब इलेक्ट्रिक वाली लेके दी, भैया इतने किलोमीटर घर आके चार्ज ही करना पड़ेगा भाई, देखो। तब क्या हो गया, कुछ भी रहा भैया उसको बोले भाई अभी मेरी बैटरी खत्म हो जाएगी तो कार खत्म, ज़्यादा घूमूंगा, उसके पहले घर चले जाओ। तो कहीं ना कहीं ये हमें सोचना पड़ेगा, बच्चों की गलती नहीं है।
वो आपने बहुत ज़्यादा दे दिया करके उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। बराबर. कम भी मत दो, ज़्यादा भी मत दो, ज़रूरत के समय हर चीज़ दो। तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि भैया मुझे बचे बच्चों को कहाँ पे लेके जाना है, कहाँ पे उसको वो सब आपको ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो उन्होंने वो दुनिया नहीं देखी ना, वो तो पदार्पण कर रहे हैं उधर, मगर आपने उनको इमीडिएटली छोड़ दिया, तो तेरी ज़िंदगी जी भाई, तो वो अपनी ज़िंदगी जी लेता है। तो वो ज़िंदगी किनके साथ जी रहा है? उन लोगों के साथ जो सवेरे 4 बजे सो रहे हैं। इस तरह से डिस्टर्बन्स होता है। खूप छान कम्युनिकेशन झालं आपलं. Thank you. आजचं जे बातचीत झाली, पर्सनल स्टोरी, त्यात वेगवेगळे उतार चढाव, हाँ, पूर्ण झिरो होऊन पुन्हा तो बिझनेस उभा करणं, कुठे इंटरनेट आणि कुठे हेल्थ, हाँ, खूप वेगवेगळ्या दोन्ही गोष्टी बरोबर. आहे ना. आणि त्या दोन्ही मॅनेज करणं, आणि आता हेल्थकडे जास्ती जसं तुम्ही सांगितलं की त्याला प्रायोरिटाईज करायचं आहे. तर शेवटचा एक प्रश्न की जर कोणाला तुमच्याशी जुळायचं आहे हं. तर कसं जुळावं, म्हणजे हा व्हिडिओ कोणी बघताय आणि त्याला तुमच्याशी जुळून फर्स्ट ऑफ ऑल आम्ही कोणाला जोडत नाही. पहिले हा जोडण्याचा शब्द कुठून आला आजपर्यंत मला कळलं नाही. कोई फेविकॉल तो ही नहीं एक मेरे को जोड़ दिया. कौन किससे जुड़ा है? कोई जुड़ा नहीं ना. आप मैं अलग अलग है. ये जुड़ने वाला शब्द अपनी कम्युनिटी. कम्युनिटी का पार्ट बनना है. ओके ओके का से शब्दांचा मोठा खेळ आहे. ओके. बहुत बोलते हैं हमने जुड़ा, हमने ज्वाइन किया. अब क्या ज्वाइन किया? कोई वायर को थोड़ी जोड़ दिया. आप किसी कम्युनिटी का पार्ट बनते हो. हे क्या शब्दावली खूप खतरनाक है. जुड़ना आपके साथ कैसे चल, भैया हमारे साथ स्टार्ट करना, कम्युनिटी का पार्ट बनो. मेरे साथ स्टार्ट मत करो, कम्युनिटी के साथ स्टार्ट करो. शाळेमध्ये आपण जुड़तो का? नाही अच्छा किसी की शादी में गए तो जुड़ने गए क्या अपन? नाही. पार्ट है ना, वो तो पार्ट बनना है. तो कम्युनिटी का हमारा अगर पार्ट बनना है तो आपको एक्सपीरियंस लेने आना है. हमारी कम्युनिटी में 2 दिन का फ्री वाला जो एक्सपीरियंस है उसको पहले लेना है. अगर आप नागपुर में अगर है तो आप फिजिकल आ सकते हो. अगर आप हमारे कम्युनिकेशन जो हमारा जो फिजिकल सेंटर है वहाँ से अगर 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर रहते हो आप वर्चुअल आ सकते हो. तो जूम पे हमारे सेशन होते हैं जहाँ हम लोग कम्युनिटी के बारे में और हेल्थ को लेके बातें करते हैं या बताते हैं, हर आदमी अपने अनुभव के ज़रिए. तो आप वहाँ का सेशन का पार्ट बन सकते हो. हमने हमारे कम्युनिटी के अंदर में नियम बना लिया है. सवेरे 4:30 बजे सबको उठना है. हमारी मॉर्निंग 5 o'clock मीटिंग होती है एवरी डे. ओह. हर 2 दिन में हमारी, हमने भी दिन बहुत सही चूज़ करके रखे, मंडे अच्छा. और वेडनेसडे. अब वो संडे को कुछ भी करके रात को घर को जल्दी आना है क्योंकि सवेरे 4 बजे उठ के 5 बजे उसको रेडी होके बैठना है. ओके. और वो भी ठंडे पानी से आंग नहा के. ओह. कंपल्सेशन है, रोज़ ठंडे पानी से आंग नहाना है. हम्म. ठंडी रहे, गर्मी रहे, बारिश रहे, कुछ भी रहे, आपको टॅप वॉटर से ही नहाना है. नागपुरात आता 9 डिग्री 8 डिग्री सुरू होतं. काही हरकत नहीं, तरी पण तुमको नॉर्मल पानी से आंग नहाने का है. गर्म पानी से आप नहा नहीं सकते. अच्छा उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं. अच्छा. तो ये हमारा कम्युनिटी का नियम ही है. अब वो चीटिंग करे नहीं करे मगर 90 मैक्सिमम लोग अभी करते हैं. करते. तो उनको 5 बजे लॉगिन करना है. अगर वो लॉगिन नहीं करता है, जो कम्युनिटी में सचमुच काम करना चाहते हैं, तो उनको पहले 6 महीना टटोल दिया जाता है कि सचमुच ये कम्युनिटी के अंदर में ग्रो करना चाहता है या सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए आया है. दोनों रास्ते हैं कम्युनिटी के अंदर में. एक होता है कि इसमें करियर बनाना, एक होता है हेल्थ गोल. 2 तरह के रास्ते हैं. ओके. अब मैं इस कम्युनिटी में जो टिका वो हेल्थ की वजह से टिका. पर मैंने इसका सेकंड पार्ट भी देखा था कि भैया मैं किसी को अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ, उसकी ज़िंदगी बदल सकती है, उसके अंदर करियर बना सकता है. अच्छा. जो शुरुआत की मैंने मेरे बेटे से ही. बेटे को पहले कम्युनिटी का पार्ट बनाया, उसने डिसाइड किया मुझे करियर में लेना है नहीं लेना है. हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं कि तुम इसका पार्ट बनो. हम ये बोलते हैं कि आप पहले इसका एक्सपीरियंस लो. ओके. आप जिस चीज़ का एक्सपीरियंस लेते हैं उसके बारे में बोल सकते हैं. अगर मैं आज आपके साथ बैठा हूँ और अगर मैंने आज चाय पी, तो मैं आपने चाय में क्या रेसिपी डाली मैं आपको पूछूंगा और मैंने उसका एक्सपीरियंस लिया, मैंने चाय पी के देखा, अरे इसमें ये एक इंग्रेडिएंट है और ये बड़े मज़ेदार है. उसको जब मन से जब अच्छा लगेगा तो उसका पार्ट बनेगा. तो बोलेगा मैं आप क्या कल फिर से चाय पीने आऊँगा. सेम इसी तरह से लोग कम्युनिटी में एंट्री करते हैं या आप इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो. पहले आपको खुद का एक्सपीरियंस लेना है और क्लियर होना चाहिए मैं क्यों जा रहा हूँ. अगर मैं जैसे हम लोग पहला सवालात ही करते हैं जब भी कोई पर्सन आता है, आपको किसने बुलाया. डायरेक्ट कोई आ नहीं सकता, किसी के ज़रिए आ सकते हैं आप, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति ने आपको बताया है तो मालूम होना चाहिए किसी व्यक्ति ने आपको बताया है. तो हम पूछते हैं कि भैया आपको क्या बताया उसने, आप उसको कब से जानते हो, उसमें कुछ बदलाव देखे है क्या. अगर उसके बदलाव है तो मालूम पड़ेगा. हो सकता है 2 दिन पहले उसको आया, उसको लगा किसी को बुलाना चाहिए, तो हम उसको पूछते हैं कि आपका गोल क्या है.
हम लोग यहाँ पर जो मदद करते हैं वज़न घटाना, वज़न बढ़ाना और ज़िंदगी भर स्वस्थ रहना, मेडिसिन फ्री लाइफ की तरफ कैसे आगे बढ़ना, इसके ऊपर आपको गाइडेंस मिलता है। अच्छा। तो आप 2 दिन का एक्सपीरियंस लो, फिर आप डिसाइड करो। तो वो व्यक्ति डिसाइड करता है कि उसको उस कम्युनिटी का पार्ट बनने रहना है या नहीं रहना है। वन ऑफ द पर्सन है, अभी बात आई तो गोपाल नगर में एक लड़का है, वो सब्जी, मिर्ची और संभारी बेचता है। उसका ठेला है आज भी। आज से 3-4 साल पहले उसको हार्ट अटैक का इशू आया। उसको लगा कि मैं भी ज़्यादा जी नहीं पाऊँगा। उसने उसी काम की वजह से, एक बच्चा उसका IIT गुवाहाटी में पढ़ रहा है, बच्ची उसकी इटली में मेरे ख्याल से कहीं और कोई विदेश में उसकी MBBS कर रही है। मगर उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और साथ में छोटा सा प्रॉपर्टी का सेलिंग का काम करता है, मगर उसका मेन काम उसका संभार मिर्ची बेचना ही है। मम्मी की जब तबीयत ख़राब हुई तो उसको मम्मी को उठा के ले जाना पड़ रहा था पॉटी वॉटी कराने के लिए। उसको बुलाने के लिए मेरे फ्रेंड के भाई ने इनवाइट किया। अब मेरे फ्रेंड का भी दिमाग में कब आया, अभी दोस्तों की ग्रुप में बात हुई, एकदम अचानक याद आ गया। तो मेरा जो फ्रेंड है वो चांदा में है, डिफेंस में। नितिन बोला समय नहीं मिलता हमारा, हम स्पेशल कैटेगरी में आते। मैं बोला अपने क्लास में एक लड़की थी, उसका नाम भाग्यश्री था, उसका एक्सीडेंट हुआ। हाँ बोले, बोला नंबर है क्या उसका? बोला उसको भी तकलीफ हुई। 30 साल बाद याद आई कि उसको तकलीफ होंगी करके। अच्छा। बचपन की याद आई उससे बातें करते करते। तो मुझे जाके मिलना चाहिए उसको, कि मैं हेल्थ कम्युनिटी में, उसको भी तकलीफ थी। उसकी पांडी भी नहीं है, पोटड़ी भी नहीं है, सिर्फ हैंड को, उसके पैर को ज्वाइंट किया गया है। 9th स्टैंडर्ड में उसका एक्सीडेंट हुआ था, जब हम लोग साथ में पढ़ते थे। 30 साल बाद याद है मैं उसको मिलने गया तो बोले हाँ नितिन, बोले मुझे तकलीफ होती है, वज़न मेरा बहुत बढ़ गया है। उसकी हाइट है कुछ 4 फुट 5 इंच और उसका वेट 63-65 kg था। तो बोले पैर से होता नहीं, बोले सूजन आ जाती, बोले करती, बोले मैं, उसने शादी भी नहीं करी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इसकी मदद होना चाहिए। तो बोला मेरा बात सुनेंगी क्या, मैं जिस कम्युनिटी में 2 दिन तो सुनेंगी क्या? तो अब उससे चलना तो होता नहीं था ज़्यादा, मगर वो स्कूटी चला लेती है, अभी किराना दुकान चला रही है वो, उसने शादी नहीं किया। मैं सुनूंगी बोले। तो 2 दिन सुना, अच्छा लगा, तो बोले मैं कम्युनिटी का पार्ट बनती हूँ। बनी। अब कम्युनिटी का पार्ट बनी, महीने भर में उसको मैंने बताया तो ऐसा उसने फॉलो किया। महीने में 3-4 किलो वजन का, अभी तक उसने 17 किलो वजन कम कर ली। 28 साल बाद लाइफ में पहली बार विथ फैमिली 15 दिन का टूर करके ही, उसी पैर से। माय गॉड। और मिरेकल तो अब हुआ कि उसको कुछ सपने में कुछ सांप ऐसे काटते तो निशान समान हो जाते, ऐसे उसका कहना था। तो किसी ने बताया की उसको पचमढ़ी की यात्रा कराओ। अच्छा। अब नागद्वारची यात्रा त्या तुटलेल्या पायाचं कसं करणार? मला किसी ने बोला है करना है और तेरी इच्छा तो हो जाएंगी। लोग अचंभे में रह गए कि यार वो टूटे पैर वाली लड़की जिसका पैर आधा भी नहीं है, जो आर्टिफिशियल है। हमने प्रथम जो द्वार है नागद्वार का पहाड़ी का, वो काजड़ी से वहाँ तक वो पूरा पहाड़ चढ़ के सेम डे हम वापस भी आए। 24 आवर्स में नागद्वार के दर्शन कर घर आ गए। दिस इज मिरेकल। दिस इज रिअली मिरेकल्स. कारण मी स्वतः नागद्वारला गेलेलो आणि किती कठीण आहे ती यात्रा. तिथे फोटोज पण आहे आणि ती पूर्ण पायरी चढ़ून परत आली ती मुलगी। तो वो जो रिजल्ट आया तो उसके भाई को लगा, तो उसने उसकी मदद की। अब उसकी माँ जब हमारे कम्युनिटी में आई तो वो गाउन पहन के आती थी, क्योंकि साड़ी पहन नहीं सकती थी और 90 डिग्री झुकी हुई थी। अच्छा. तो आई 2-4 दिन आई, उसको जब अच्छा लगा तो माँ को लाया। अब उसकी माँ ऐसी सीधी हो गई है, 80s की है, सीधी भी हो गई, साड़ी भी पहन के आती है और नाचती भी है। ऐसे मिराकल अनुभव है। दिस इज वेरी, क्या हो गया कि कम्युनिटी का, और वो लेडी ने जिंदगी में कभी ठंडे पानी आंग नहीं नहाया, क्योंकि उसकी भी माँ, क्योंकि वो सब्जी वाजी बेचता, उसकी माँ भी लोग घरों में काम करती थी। तो बोले जिंदगी में कभी उसने ठंडे पानी, अभी ठंडे पानी से आंग नहा के आती है 80s की एज में। अच्छा. उसकी स्किन की झुर्रियाँ भी कम हो गई। कभी आप आएंगे तो क्या होता है फिर कम्युनिटी में, ये लाइव दिखता है लोगों को कि मैं भी आ रहा हूँ और ये भी आ रहे हैं और इसमें बदलाव आ गया। वो उनसे इंस्पायर होता है। कम्युनिटी में आने का जो हमारा जरिया वो यही है कि वो इंस्पायर हो गया, अरे मैं भी आया, ये भी आई और मैंने इसको देखा इम्प्रूव होते हुए, और ये अगर नहीं कर रहा तो उसको हम सीधा बोलते हैं आप चीटिंग कर रहे हो। आपके सामने कोई व्यक्ति बदल रहा है क्योंकि वो फॉलो कर रहा है। गाइडेंस टीचर सब बच्चों को सरीखा पढ़ाते हैं। एक ही बच्चा क्यों फर्स्ट आ रहा है, इसका मतलब उसने अपने आप में आत्मसात कर लिया, आपने जो बताया, बाकी लोग नहीं कर पा रहे। तो कम्युनिटी ऐसे ही काम करती है
एजुकेशन सबको सेम दिया जाता है, कुछ जल्दी करते कुछ लेट करते हैं, मगर पास सब होने वाले हैं। अब डेस्टिनेशन में आना नहीं आना वो उसके पर्सनल एफर्ट पे डिपेंड है। कम्युनिटी में अगर आप आ गए, अब हो सकता है कि आपने हर बात को सीरियसली ले लिया, फॉलो किया, तो आपने डेस्टिनेशन पे आ गए। पर आप सुन रहे हो, कर रहे हो, तो आप पास ज़रूर होंगे, नापास तो नहीं हो सकते। यानी हेल्थ में रिजल्ट आएगा कम्युनिटी आने के बाद में, मगर उस प्रमाण से कम आएगा जो प्रमाण आप चाहते हो। पर आप चाहते हो और एफर्ट नहीं लगा रहे हो। सामने वाला तो बताएगा ना, आपके घर पे जाके थोड़ी कराने वाला हो, तो आपको खुद को करना है, आपको सवेरे खुद ही उठना है। अब हम लोगों ने कुछ चीज़ें वहाँ से बताई तो उन्होंने फॉलो की। एक टॉपिक हुआ कि भैया कोलगेट से दांत नहीं घसना चाहिए। कुछ लोगों ने बंद कर दिया, कुछ ने शुरू रखा। जिसने बंद कर दिया उसका रूट कैनल कैंसिल हो गया। तो किसी ने अप्लाई कर दिया, किसी ने नहीं किया, तो जिसको ने किया उसका रिजल्ट आया है। तो कुछ चीज़ें में बदलाव जब बताते हो, अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो रिजल्ट आएंगे। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप सिर्फ आ रहे हो और जा रहे हो, तो रिजल्ट आना मुश्किल है। तो ये कम्युनिटी में आने का एक ही ज़रिया कि इस कम्युनिटी के अंदर आप आना है, इसका पार्ट बनना है एज अ करियर वाइज या हेल्थ वाइज। तो आके आपको एब्जॉर्ब करना है, समझना है कि मुझे किस लेवल पे आगे काम करना है, तो उसके लिए फिर काम करना है। अब वो हेल्थ गोल है तो हेल्थ के प्रति काम करना है, अगर आपका करियर गोल तो करियर के प्रति काम करना है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट इज ज़ीरो। इन्वेस्टमेंट ये है कि आपका समय और एफर्ट, आप कितना समय दे रहे हो, कितने एफर्ट्स लगा रहे हो, और आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ करना है। और आपने डिसाइड कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती, आपको करना है। तो अगर आपने सोचा कि करके देखता हूँ, तो फिर आप करके देखते ही रह जाएंगे। नहीं, मुझे कुछ करना है, आपका गोल क्लियर है, करना है, अब बताओ कौन से रास्ते पे चलना है, तो वो रास्ता आपके लिए तैयार है। इस तरह से काम होता है कम्युनिटी में। तो किसी को अगर कम्युनिटी का पार्ट बनना है, कैन दे कॉन्टेक्ट यू? कैन पुट सम मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर डाल सकते हैं 8007863599। मोबाइल डाल सकते हैं, या फिर हम हमारे कम्युनिटी का जो सेहत की पाठशाला के नाम से हम जो बात करते हैं, वहाँ का लोकेशन देंगे। कि वहाँ पर बोर्ड भी नहीं लगाते। एक्चुअली ये कम्युनिटी ऐसा है कि इनको कुछ प्रचार प्रसार नहीं करना है। वैसे 95 कंट्रीज़ में है। और इंडिया में 26 ईयर 25 कंप्लीट 26वां साल चल रहा है, और वर्ल्ड लेवल पे 45 ईयर्स हो गए हैं जो इसी तरह से मिरेकल रिजल्ट्स आते हैं। और वो आने से ही समझेगा। ऐसा मैं उसको कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि मैंने बोला गुलाब जामुन बहुत अच्छा है, अब वो स्वाद मुझे मालूम है। मैंने बोला गुलाब जामुन बहुत अच्छा है, मगर आपने स्वाद ही नहीं लिया, मैं आपको क्या बताऊँगा उसे। क्योंकि वो स्वाद लेने के लिए उस कम्युनिटी में आना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, देन आप डिसाइड कर सकते हैं मुझे करना है नहीं करना है। क्योंकि किसी को ज़बर से नहीं कर ले, ज़बर नहीं अच्छा है ऐसा नहीं बोल सकते। इस तरह से होता है। बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके। थैंक यू। ऐसा तो लग रहा है कि आज दिन भर बातें चलती ये बातें कभी खत्म ही नहीं हो सकती। लेकिन अभी हम रुकते हैं। ठीक आहे. तर मित्रांनो, मला वाटतं आज आपण इथेच थांबूया. आणि नितीन सर खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद आपला पण. भेटूया.